नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। कैम सो दोस्तों? होप सो गाइज आप घर होंगे, सुरक्षित होंगे। कोरोना का टाइम है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का भी टाइम है ना। तो गाइज एग्ज़ाम मोड ऑन कर चुके होंगे। 24 आपका जनवरी को IBPS AFO मेंस का एग्ज़ाम है और सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो लोग प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे थे उन लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है और उसके बाद अब तो जस्ट एक ही टारगेट है, वो IBPS AFO मेंस। जैसे न तैसे हमें उस एग्जाम को निकालना है। लेकिन एग्जाम कैसे निकलता है उसके लिए हमें हर बार जो है, मैं आपको बार बार बोलता रहा हूं, फिर आपको बोलूंगा कि अगर आपने एग्जाम को क्रैक करना है तो एक ही बात मन में सोच के रखिए कि जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम हुए हैं उनको देखिए, उन क्वेश्चंस को आप देखिए। अब आपको उन क्वेश्चन से आइडिया मिलेगा। केवल क्वेश्चन को ही नहीं देखना, आपको यह भी देखना है कि कहीं जो आपके क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसके साथ में, क्योंकि देखो हमेशा केवल वही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन से रिलेटेड। क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं कि 50% सिलेबस से आपका 70 to 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप एक ही चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो 50% सिलेबस है वो ऑलरेडी इन एग्जाम में होता है ना। तो इस एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए हम यही आपका जो है आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे, आगे आने वाले जो एग्जाम होंगे उनको क्रैक करने का काम करेंगे। तो चलिए आज हम जो है IBPS AFO का 2015 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करने का काम करेंगे। लेकिन इसमें कुछ आपके क्वेश्चन जो कि करंट से रिलेटेड हैं या करंट की स्कीम्स हैं उनके रिलेटेड भी हम डिस्कस करने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं क्वेश्चन को डिस्कस करने का काम करता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हम डिफरेंट चैनल, आपका फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर आपका यूट्यूब, हम इन सभी चैनल पे अवेलेबल हैं। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप वहां पर एग्रीमेंटर्स को सर्च करेंगे तो हम वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन, परसेंटेज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर पैडी स्टोरेज इज। आपकी जो पैडी है, पैडी की क्रॉप है, धान जिसे आप बोलते हैं, उसको स्टोर करने के लिए आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होना चाहिए, है ना। तो अब ऑप्टिमम मॉइस्चर की बात की जाती है तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपका किसी भी क्रॉप के लिए मॉइस्चर कंटेंट आपका क्यों लिमिटेड होता है। इसका रीजन ये होता है कि अगर ज्यादा मॉइस्चर पे उसको स्टोर किया जाएगा तो इसके खराब होने के चांसेस रहते हैं, उसके अंदर आपका एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये एफ्लाटॉक्सिन अगर प्रोड्यूस हो गया तो उसकी वजह से आपके ग्रेन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं वो किस फंगस की वजह से होते हैं, वो आपके एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये फंगस जो है वो आपका अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा उस केस में क्या हो जाएगा, आपका कहीं ना कहीं आपके ग्रेन्स को खराब कर देगा, उसकी क्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिटीरियोरेट हो जाएगी। चाहे वो आपका कोई भी सीरियल है, कोई भी पल्सेस है, या कोई भी आपका ऑयल सीड है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होगा, एगमार्क क्वालिटी जब चेक की जाती है तो उस समय भी आपका एक कंपोनेंट ये होता है जिसको चेक किया जाता है कि कहीं आपके ग्रेन्स के अंदर एफ्लाटॉक्सिन तो नहीं है। एफ्लाटॉक्सिन किसकी वजह से होता है, तो आपका कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एफ्लाटॉक्सिन जो है वो आपका एस्परजिलस फ्लेवस एक फंगस है, उस फंगस की वजह से क्या होता है, आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि परसेंटेज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो आपका पैडी की स्टोरेज के लिए क्या होगा। देखिए गाइस, जितने भी आपके सीरियल क्रॉप हैं, जितने भी आपकी सीरियल क्रॉप है, उनके लिए एक ही चीज याद रखना, यानी कि जो दाने वाली आपकी क्रॉप्स हैं उनके लिए आपका जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो 10 से 12% होगा आपका स्टोरेज के लिए। ठीक है, वहीं पैडी की अगर हार्वेस्टिंग की बात करोगे तो हार्वेस्टिंग जो होती है वो आपका 20 से 24% मॉइस्चर पे होता है। 10 से 12% पर उसका स्टोरेज होता है और 20 से 24% पर उसकी हार्वेस्टिंग होती है। लेकिन अगर हैंड से हार्वेस्टिंग करना है, हाथ से उसको झड़काते हैं, तो उस समय जो आपका हार्वेस्टिंग किया जाता है उसके लिए आप यहां पर क्या यूज करते हो, लेस देन 20% मॉइस्चर होना चाहिए।
ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर 10 से 12 के करीब क्या है, तो देखिए ये आपका 12% मॉइस्चर जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, आपके पैडी की स्टोरेज के लिए। लेकिन अगर यहां क्वेश्चन आपका आ जाता किसके लिए, आपका जो है अगर किसी क्रॉप की बात करें तो यहां पर पल्सेस की बात करें या ऑयल सीड की बात करें, तो देखो पल्सेस या आपका ऑयल सीड, तो इनके लिए मॉइस्चर कंटेंट हमेशा क्या रहेगा आपका 8% या 6 to 8% आपका रेंज रहता है। ठीक है, तो याद रखना ऑयल सीड या पल्सेस की बात आएगी तो उनके लिए आपका मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, कम होता है उनकी स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में यहां से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अब आपको ये चीज पता लग गई। फिर भी अगर कहीं किसी का डाउट है तो आप लोग हमें जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहां पर आपको समझ में आया कि आपका आंसर यहां पर क्या होगा, आपका 12%। अगला आपका क्वेश्चन, पीएच ऑफ एल्केलाइन सोयल। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये एल्केलाइन सोयल क्या होती है ना, तो पीएच सोयल क्या होगा ये चीज हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपका यहां पर देखिए गाइज, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर एल्केलाइन सोयल क्या है, तो आपको पता होगा हमारी प्रॉब्लमेटिक सोइल्स होती हैं। क्या होती है हमारी प्रॉब्लमेटिक सोयल, उनमें से एल्केलाइन सोयल भी आपका एक पार्ट है। तो आपकी ये प्रॉब्लमेटिक सोयल में मेन जो यहां पर आप डिस्कस करते हो उसमें सबसे पहले आपकी आती है सेलाइन, दूसरी आपकी आती है एल्केलाइन, और तीसरी यहां पर आपकी सोयल आती है सेलाइन एल्केलाइन। और इसमें आप जो है हमेशा कोई चीज होती है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो कि सेलाइन सोयल, एल्केलाइन सोयल और आपका सेलाइन एल्केलाइन सोयल, तो इनमें क्या होता है कि कुछ पैरामीटर को चेक किया जाता है और उन्हीं के बिहाफ पर इनको यहां पर सेलाइन एल्कलाइन जो है बोला जाता है। सबसे पहले तो इनका होता है पीएच, दूसरा यहां पर इनके अंदर होता है आपका ईसी, और तीसरा यहां पर आपका होता है ईएसपी। देखो पीएच का मतलब होता है आपका एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव हाइड्रोजन आयन को चेक किया जाता है। ईसी के अंदर यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक की जाती है, और आपका जो ईएसपी होता है उसमें आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज को चेक किया जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर सेलाइन सोयल के रिगार्डिंग, सेलाइन सोयल में आपको पता है पीएच जो होता है इसका लेस देन 8.5 होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आपका एल्केलाइन सोयल के लिए आपका पीएच जो होता है वो मोर देन 8.5 होता है। इसको भी जान लेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं ईसी के रिगार्डिंग। ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो सेलाइन सोयल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा आपका यहां पर मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसी के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एल्केलाइन सोइल में मेनली आपका सोडियम कंटेंट ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो देखा जाए तो नंबर ऑफ साल्ट या कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट किसकी ज्यादा होती है, सेलाइन सोइल में आपका साल्ट ज्यादा होता है कंसेंट्रेशन सोल्ट का। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो ईसी होता है वो सॉल्ट कंसेंट्रेशन पे टोटली डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ सॉल्ट या मिनरल ज्यादा होंगे, जैसे आपके वाटर की बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं मिनरल वगैरह जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर आपका अगर हम बात करें तो आपका ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो आपका इसकी यूनिट होती है 4, और ये आपकी देखो सेलाइन वाटर यानी कि सेलाइन कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन आपकी एल्केलाइन कंडीशन में क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा लेस देन 4 होगा किसमें, आपके एल्केलाइन में, और सेलाइन में क्या होगा, मोर देन 4 होगा। अब अगर हम बात करते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का याद रखना ये आपका सोडियम होता है जो कि एक्सचेंज होता है ना। अब आपको पता है कि कोई भी चीज ज्यादा आपके पास होगी तो आप एक्सचेंज कर पाओगे, लेकिन अगर कोई चीज आपके पास कम है तो एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से यहां पर देखिए सोडियम के एक्सचेंज होने की बात की जा रही है। अब सोडियम देखो किसके पास ज्यादा है, एल्केलाइन के पास ज्यादा है या आपका सेलाइन के पास ज्यादा है। ऑब्वियस ही बात है, हम बात कर रहे हैं एल्केलाइन में होता ही क्या है, सोडियम ही तो होता है मेन।
तो यहां पर आपका सोडियम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सोडियम के लिए एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज के लिए आपका 15 एक यूनिट होती है, और इसमें आपका ये क्या होगा, मोर देन 15 होगा, और इसमें ये क्या होगा आपका लेस देन 15 होगा। सेलाइन एल्केलाइन में दोनों का कंबाइन आपका होता है, तो यहां पर जो ज्यादा है इनके अंदर वही आपका यहां पर इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो 8.5 से ज्यादा, ये आपका 4 से ज्यादा, और ये आपका यहां पर 15 से ज्यादा। अब देखो यहां पर पूछा गया कि पीएच क्या होगा एल्केलाइन सोइल का, तो चलिए भाई एल्केलाइन सोइल की तरफ चलते हैं। ये आपका एल्केलाइन था, तो एल्केलाइन का पीएच क्या बता रहा है, 8.5 से ज्यादा। देखो 6 है ये कम है, 7 है ये भी कम है, 8 है ये भी कम है, तो 8.5 से ज्यादा तो 9 है। तो भाई ये आपका किसका आ जाएगा, एल्केलाइन सोइल का आ जाएगा। समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन, है ना। तो देखिए कोई ज्यादा समस्या नहीं है, इनको जस्ट थोड़ा सा आपको, अगर आपको ये चीजें याद हो जाती हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है, तो आपका आंसर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपका आंसर क्या आ गया, 9 pH आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। चलिए तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करने से पहले आपको कुछ और बताना भी चाहूंगा। देखो जिप्सम जो है वो आपका, इसका फॉर्मूला तो चलो सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर सकते हो। इसके अंदर कैल्शियम सल्फेट होता है, तो CaSO4 तो रहेगा ही रहेगा। देख लो भाई CaSO4 कहां दिख रहा है, चलिए ये देखो, ये तो सारों में क्या दिख रहा है आपका, CaSO4 ही दिख रहा है भाई। तो सर अब इसमें से आंसर क्या करें भाई, देखो यहां पर जो है आपका CaSO4.2H2O जो होता है वो आपका यहां पर इंक्लूड रहेगा। तो आपके दो एक प्रकार से आंसर है, लेकिन दोनों में से यहां पर आप किसी को भी चूज कर लीजिए, एक ही बात है ना। तो आपका यहां पर क्या है, CaSO4.2H2O जो है वो आपका यहां पर आंसर है होने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये आपका मान लीजिए, या ये आपका मान सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका कैल्शियम सल्फेट .2H2O, तो आपका अगर हम बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की, है ना, तो वो आपका यहां पर जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और ये आपका जिप्सम यूज किस लिए होता है, जिप्सम आपका यूज किस लिए होता है, तो इस बात को समझते हैं। देखो जिप्सम आप यूज करते हो एल्केलाइन सोइल, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था कि एल्केलाइन सोइल क्या थी। देखो एल्केलाइन सोइल में जिप्सम यूज होता है, ये ना तो कभी एसिडिक सोइल में यूज होता और ना ही कभी ये सैलाइन सोइल में यूज होता। अब एक बात बताओ भाई, ये एसिडिक में यूज क्यों नहीं होता और सेलाइन में क्यों नहीं यूज होता। देखो एसिडिक या सेलाइन में इसलिए यूज नहीं होगा गाइस कि आपका जब भी बात करेंगे यहां पर, तो एसिडिक सोइल में क्या करेगा, CaSO4, तो जो SO4 और यहां पर H2O होता है, ये H2SO4 बना देंगे और एसिडिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो पीएच आपका लो हो जाएगा। सेलाइन की जब बात करेंगे तो उसमें क्या करेगा, आपका कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, और कैल्शियम अगर इंक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं जो आपका सोल्ट कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, उससे काम खराब हो जाएगा। लेकिन अब ये बताओ कि ये करता क्या है, किसमें, एल्केलाइन में। एल्केलाइन में जिप्सम को क्यों यूज किया जाता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपके जिप्सम के रेक्लामेशन के लिए किस आप जो है कंपोनेंट को यूज करते हो या किस कंपाउंड को यूज करते हो। तो बेटा जी आपका आंसर क्या रहेगा, यहां पर एल्केलाइन सोइल को रेक्लामेशन करने के लिए आप यहां पर जिप्सम को यूज करते हो। तो जिप्सम जो होगा या आपका जो है वो कहीं ना कहीं एल्केलाइन सोइल में क्या करता है, एल्केलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है डीफ्लोक्यूलेशन। क्या होती है आपकी, डीफ्लोक्यूलेशन। देखो डीफ्लोक्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करेगा, आपके सोइल के जो कॉलॉइड्स होते हैं, सोइल का जो आपस में कंपोनेंट होते हैं, वो आपस में जुड़ नहीं पाते, सोइल बहुत लूज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी क्रॉप जो है वो आपकी स्टेगनेंट नहीं रह पाएंगी, खड़ी नहीं रह पाएंगी, और उससे आपका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो यहां पर यह बात ध्यान रखना कि आपका जो डीफ्लोक्यूलेशन प्रॉपर्टी है एल्कलाइन सोइल की, उसकी वजह से आप कोई भी क्रॉप को ग्रो नहीं करवा सकती। तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो जिप्सम है इसके अंदर जो कैल्शियम होगा वो क्या करता है, वो फ्लोक्यूलेशन प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है, कहीं ना कहीं फ्लोक्यूलेशन को इंक्रीज करवाने का काम करता है। तो जिससे क्या होगा, एल्कलाइन सोइल जो है वो आपका रेक्लाम हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा, और आप क्या कर सकोगे, इसके अंदर क्रॉप को ग्रो करवा सकोगे। तो समझ में आया कि आपका एल्कलाइन सोइल के अंदर ही जिप्सम क्यों यूज करते हैं, बाकी किसी और सोइल के अंदर यूज क्यों नहीं करते। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आंसर यहां पर क्या होगा, CaSO4
2H2O। ठीक है, चलिए अब अगर हम अगला बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ सॉइल वाटर आर। देखो अब आपका सॉइल वाटर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कुछ बच्चों का आंसर क्या जाएगा कि सर एडेशन होता है, कुछ बच्चों का आंसर क्या जाएगा, बोलेंगे सर कोहेजन होता है, कुछ बोलेंगे सर दोनों होता है, कुछ बोलेंगे सर ये तो हमने नाम पहली बार सुना है, लेकिन ये फ्रिक्शन वैसे आप जानते हैं फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहां पर जानते हैं एडहेशन, कोहेजन, कोहेशन और एडेशन। इतना तो अब सभी को पता है कि यहां पर आंसर जो जाएगा वो इन तीनों में से जाएगा, लेकिन क्या होगा ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें से देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एडेशन फोर्स कहां लगता है, कोहेजन फोर्स कहां लगता है और एडेशन और कोहेजन दोनों कहां लगते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके सोयल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका होता है वाटर पार्टिकल। ठीक है, तो जब सोयल पार्टिकल आपका सोयल पार्टिकल के साथ, सोयल पार्टिकल आपका सोयल पार्टिकल के साथ जब ऐड होता है, जुड़ जाता है, या फिर आपका वाटर पार्टिकल जब जो है वाटर पार्टिकल के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि देखो जब वाटर पार्टिकल वाटर से जुड़ेगा, आपका सोयल पार्टिकल सोयल से जुड़ेगा, तभी तो उसके अंदर आपका बाउंडेशन बना रहेगा ना। तो यहां पर क्या है कि जब सोयल पार्टिकल सोयल के साथ वाटर पार्टिकल वाटर के साथ जुड़ता है तो वहां पर फोर्स लगता है आपका कोहेजन। को का मतलब होता है सेम, तो जब सेम पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स लगता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वहां पर याद रखना आपका कोहेजन फोर्स होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं आपका सोयल के साथ वाटर पार्टिकल का अट्रैक्शन, तो याद रखना इन दोनों की वजह से क्या होता है, आपका एडहेशन होता है। अब बोलोगे सर हाँ, फिर तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एडहेशन। ठीक है, मैं एक बात के लिए आपका एक बार के लिए आंसर मान लेता हूं कि एडहेशन होता है, लेकिन एक बात सोच के देखिए कि अगर अकेला एडहेशन होता है, वहां पर सोयल पार्टिकल के साथ सोयल पार्टिकल अगर नहीं रह पाया तो आपका वहां पर क्या बनेगा, पोर स्पेस नहीं बन पाएगा। ठीक है, पोर स्पेस, क्योंकि आपको पता है सैंडी सोयल के अंदर आपका पोर स्पेस क्या होता है, कम होता है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आएगा सर ऐसे कैसे है, पोर स्पेस तो वहां पर बहुत ज्यादा होता है। देखो एक्चुअल में क्या है, आपका पोर स्पेस की जब बात की जाती है तो यहां पर याद रखना एक होता है पोर स्पेस, एक होता है उसके अंदर आपका जो आपका ओपन स्पेस होता है। ठीक है, हमेशा पोर स्पेस के अंदर आपका कहीं ना कहीं माइक्रोपोर और मैक्रोपोर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका माइक्रोपोर बिल्कुल कम होते हैं, माइक्रोपोर ना के बराबर होते हैं, और दूसरा उसमें पोर की अगर बात करोगे तो पोर बहुत कम होते हैं। कैसे, इस बात को समझाता हूं। देखिए मान के चलिए आपने किसी भी चीज के छोटे छोटे टुकड़े लिए, ठीक है, अब एक तो आपके पास 5 पत्थर हैं, एक आपके पास 20, 5 से आपने क्या कर दिया, 20 पत्थर बना दिया। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखना 20 पत्थर को या 5 पत्थर को आप रखे देख लीजिए, किसके बीच में जगह आपकी गलियां ज्यादा बन जाएगी। अब गलियां जो बनेगी वो 10 पत्थर आपने जो बना लिए हैं उनके बीच में ज्यादा बन चुकी हैं। कैसे, देखिए मैंने यहां पर इस प्रकार से रखा, ठीक है, तो अब देखिए ये 5 पत्थर है तो यहां पर क्या बन गया, इस प्रकार से आपका स्पेस बन गया। लेकिन अब इन्हीं पत्थरों को मैंने क्या कर दिया, छोटा छोटा आपका टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब देखिए कितना स्पेस बन गया मेरे यहां पर, तो ये पोर स्पेस क्या हो गया बेटा जी, इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे सोइल का पार्टिकल क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, वैसे वैसे पोर स्पेस भी आपका क्या होता जाएगा, आपका इंक्रीज होता जाएगा। यानी दूसरी बात अगर बात करूं तो आपका पोर स्पेस जो है वो आपकी सैंडी सोइल जो होती है उसमें कम होता है, और क्ले सोइल में क्या होता है आपका ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर किसके रिगार्डिंग, आपके क्ले सोइल के रिगार्डिंग, तो क्ले सोइल में आपका कहीं ना कहीं उसका क्ले सोइल के रिगार्डिंग क्या, जितने भी आपके पार्टिकल होते हैं सोइल के अंदर, उनका अगर पार्टिकल छोटा होगा तो उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। सरफेस एरिया भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, और जितना सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही वहां पर क्या होगा, आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना ही वाटर का होल्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर आपके पार्टिकल जब तक जुड़ेंगे नहीं, पार्टिकल आपस में ऐड नहीं होंगे, तो उसके बिना वाटर भी वहां पर रिटेन नहीं रह पाएगा। तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपका केवल एक फोर्स वर्क नहीं करेगा डियर वंस, यहां पर दोनों फोर्स आपके क्या करेंगे, वर्क करेंगे। कोहेजन भी वर्क करेगा, एडहेशन भी वर्क करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, कोहेजन एंड एडहेशन बोथ। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, कोहेजन एंड एडहेशन बोथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीड वायबिलिटी इज बीइंग टेस्टेड बाय।
सीड वायबिलिटी जो है वो किसके द्वारा टेस्ट की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा जो है इसको जांचा जाता है, परखा जाता है। तो कौन सा टेस्ट होगा भाई, देखो आपका यहां पर है टेट्राजोलियम टेस्ट, दूसरा है फर्स्ट काउंट टेस्ट, तीसरा है ग्रो आउट टेस्ट, चौथा है आपका बोथ 1 एंड 3। देखिए भाई, आपका जब भी हम बात करें यहां पर टेट्राजोलियम टेस्ट की, फर्स्ट काउंट टेस्ट की या फिर आपका ग्रो आउट टेस्ट की, तो उसको जानने से पहले हम यहां पर इस बात को जान लेते हैं कि ये सीड वायबिलिटी नाम की बला क्या होती है। देखो यहां पर एक होती है आपकी सीड वायबिलिटी और एक आपकी होती है सीड विगरनेस। क्या होती है आपकी सीड विगरनेस? देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर वायबिलिटी के रिगार्डिंग, तो देखो सीड वायबिलिटी जो है ना आपकी, वो होता है कि सीड आपका जिंदा है या मर गया। सीड क्या है आपका, जिंदा है या मर गया। अगर सीड जिंदा है तो सीड वायबल है, लेकिन सीड अगर आपका मर गया है तो वो आपका वायबल कभी भी नहीं होगा। मरने का मतलब क्या होता है कि अब वहां पर उसके अंदर ये थोड़ा ना कि आत्मा आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका वायबिलिटी का मतलब, जिंदा होने का मतलब क्या है कि सीड जर्मिनेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक होती है उसके अंदर डोरमेंसी जो कि एक शॉर्ट टाइम के लिए आती है, और एक होती है उसके अंदर परमानेंट डोरमेंसी, ठीक है। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना कि आपका जो सीड वायबिलिटी होगा उसके मतलब क्या होता है, सीड आपका यहां पर जो है डोरमेंट हो सकता है लेकिन यहां पर जिंदा होगा, वो जर्मिनेशन करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर क्या होगी। लेकिन सीड का विगरनेस क्या होता है, देखो सीड विगरनेस की जब भी बात की जाएगी तो सीड विगरनेस का मतलब होता है कि सीड की ओवरऑल हेल्थ कैसी होगी। अब ये ओवरऑल हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, देखो गाइस ओवरऑल हेल्थ का मतलब ये होता है कि सीड आपके पास जो अवेलेबल है, सीड जो आपके पास अवेलेबल है वो आपका उसकी जो भी प्रॉपर्टी आप बताते हो, आप कई बार बोलते हो ना कि सर ये वैरायटी है, इस वैरायटी के अंदर आपका जो है डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है, आपकी ये वैरायटी है सर, इस वैरायटी के अंदर हाई जिंक कंटेंट है, इस वैरायटी के अंदर सर डिजीज रेजिस्टेंस अवेलेबिलिटी है, इस वैरायटी के अंदर सर आपकी ये प्रॉपर्टी है। तो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपकी होती है किसके अंदर, आपके सीड के अंदर या फिर आपकी क्रॉप की वैरायटी के अंदर, तो ये वैरायटीज जो होती है वो यहां पर क्या होता है आपका, उन वैरायटीज के अंदर जो ओवरऑल आपकी उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको आपको जो है कहीं ना कहीं विगरनेस के द्वारा जो है परखा जाता है। देखो विगरनेस को चेक किया जाएगा तो ग्रो आउट टेस्ट होगा, विगरनेस को अगर चेक किया जाए तो क्या होगा आपका ग्रो आउट टेस्ट होगा, और जो सीड वायबिलिटी को चेक किया जाएगा तो यहां पर आपका टेट्राजोलियम टेस्ट होगा। टेट्राजोलियम से जब ट्रीट करवाया जाता है तो सीड के अंदर याद रखना आपका सीड जो है वो आपका पिंकिश रेड कलर जो है उसके अंदर ऑब्जर्व आपको होगा। कैसा आपका यहां पर पिंकिश रेड कलर आपको ऑब्जर्व होगा, और ये यहां पर किसकी वजह से होता है, टेट्राजोलियम टेस्ट की वजह से होता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक प्रकार से, सीड वायबिलिटी जो है वो किससे आपकी टेस्ट की जाती है। बाकी सीड के रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीड के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, अब देखो आइसोलेशन डिस्टेंस, देखो यहां पर क्या है कि मैं उन चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको बाद में समस्याएं ना रहे। अब यहां पर जब हम बात करते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो भाई आपका आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब होता है, आपको देखो यहां पर कोरोना का टाइम था और आपने ये वर्ड आइसोलेशन बड़ी बार सुना होगा, ठीक है। कि देखो अगर मान के चलिए कोई कोरोना पेशेंट था, कोई आपका कोरोना पेशेंट था, तो कोरोना पेशेंट अगर यहां पर आपका आ गया तो उसको हम क्या कर देते थे, आइसोलेट कर देते थे, एक कमरे के अंदर उसको बंद कर दिया जाता था, है ना। उसी प्रकार से यहां पर आइसोलेशन क्या होता है, आपको पता है कि आपकी क्रॉप जो होती है वो या तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती हैं या आपकी जो है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती हैं, ठीक है। तो अब जो आपकी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है उनके अंदर तो आपका पोलिनेशन जो होता है वो आपका उसी प्लांट के फ्लावर के साथ जो है आपका हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके क्रॉस पोलिनेशन में, तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, आपका दूसरे प्लांट से पोलन जो होता है वो ट्रांसफर होकर उसके ऊपर आ जाता है और उससे वहां पर आपका जो पोलिनेशन होता है उसे आप बोलते हो क्रॉस पोलिनेशन। तो इसी क्रॉस पोलिनेशन के चांस को बचाने के लिए, क्योंकि देखो क्रॉस पोलिनेशन अगर होगा फील्ड के अंदर तो हमारी जो वेराइटी होगी उसकी जो प्योरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और आपको ही पता है जब सीड प्रोडक्शन किया जा रहा है तो सीड के अंदर कभी भी इंप्योरिटी नहीं होना चाहिए। तो इस प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, यहां पर आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन करते हो। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारा सर्टिफाइड सीड के लिए और आपका फाउंडेशन सीड के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। देखो इस बात को याद रखना कि जो आपका आइसोलेशन डिस्टेंस होगा आपके सर्टिफाइड सीड के लिए
लिए और आपका फाउंडेशन सीड के लिए वो ज्यादा किस में होगा? खुद सोच के देखो कि आपका जो सर्टिफाइड सीड होता है, आपका जो सर्टिफाइड सीड होता है उसके अंदर आपका प्योरिटी परसेंटेज कितना होता है और यहां पर फाउंडेशन सीड में कितना होता है। तो फाउंडेशन सीड में प्योरिटी कितना होता है? 99.5%। और आपके सर्टिफाइड सीड में कितना होता है? तो 99%। अब एक बात बताओ, ये जो 99% है वो कम है या 99.5% कम है? ऑब्वियस सी बात है, सर्टिफाइड सीड के अंदर प्योरिटी क्या है? कम है। तो जितना प्योरिटी कम होगा उतना ही आइसोलेशन डिस्टेंस कम की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहां पर जब भी हम बात करेंगे आपके फाउंडेशन सीड के लिए तो आइसोलेशन डिस्टेंस ज्यादा होती है और आपके सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। जैसे कि आपका एग्जाम के अंदर 2000 मतलब 20 के अंदर आपका जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उस समय आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके आई थिंक सो इसके लेडी फिंगर के रिगार्डिंग था क्वेश्चन, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे पर्ल मिलेट का आता है, जो आपका कॉलीफ्लावर के रिलेटेड आता है, जो कि आपकी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस इसके क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं। तो पर्ल मिलेट की अगर आप बात करोगे तो हाइब्रिड के लिए जो आपका आइसोलेशन डिस्टेंस होता है फाउंडेशन सीड के लिए वो कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहां पर आपका हाइब्रिड के लिए आपका आइसोलेशन डिस्टेंस, तो उस समय हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो आपका सर्टिफाइड सीड के लिए जो है क्या होगा? 200 मीटर होगा। क्या होगा आपका? 200 मीटर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर वीट के लिए, आपके राइस के लिए, आपके मेज तो गलत बोलिए मैंने, वीट, राइस या ग्राम के लिए, ठीक है, तो वीट और राइस के लिए आपका क्या होता है? 3-3 मीटर होता है। ओट के लिए भी 3 मीटर होता है। बार्ले के लिए भी क्या होता है? 3 मीटर होता है। वही उसमें सर्टिफाइड में रहता है, वही उसका आपका फाउंडेशन में रहता है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, इनके अंदर आपके चांसेस बड़े कम होते हैं। लेकिन हाइब्रिड राइस के लिए आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो 100 मीटर आपका होगा सर्टिफाइड के लिए, आपका आइसोलेशन डिस्टेंस किसके लिए? राइस के लिए। और आपका जो फाउंडेशन सीड होगा उसके लिए क्या होगा? आपका 200 मीटर यहां पर डिस्टेंस होने वाला है हाइब्रिड राइस के लिए। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी ग्राउंडनट है आपका, है ना, तो इनके लिए क्या होता है? 3-3 मीटर ही डिस्टेंस आइसोलेशन होता है। तो गाइज ये आपका आइसोलेशन डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये हमारा क्या होगा? टेट्राजोलियम टेस्ट, जिससे क्या करते हैं हम? सीड वायबिलिटी को मेजर करने का काम करते हैं। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। अब क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को इनमें से कौन चेंज कर सकता है? आपको पता होगा कि अगर क्रोमोसोम हमारा क्या हो जाए? डिलीट हो जाए, अगर क्रोमोसोम हमारा क्या हो जाए? ट्रांसलोकेट हो जाए, अगर क्रोमोसोम क्या हो जाए आपका? वहां पर इंटरचेंज हो जाए, तो इन सभी केसेस में क्या हो जाता है? आपका क्रोमोसोम के अंदर आपका कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो देखो, ट्रांसलोकेट हो रहा है, चेंज हो रहा है। डुप्लीकेट यानी कि देखो कोई भी चीज है उसका डुप्लीकेशन हो गया तो भी क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। डिलीट हो गया तो भी क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। तो यहां पर ये बोल सकते हो कि ऑल ऑफ दीज इसका क्या आएगा? आंसर आएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डुप्लीकेशन से भी चेंज होगा स्ट्रक्चर, डिलीशन से भी चेंज होगा और आपका ट्रांसलोकेशन से भी चेंज हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं क्या कहानी। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं आपको नॉर्मल भाषा में एक कहानी समझाता हूं। देखो, मान के चलिए आपका कोई भी एक ये पेन है या मोबाइल है, घड़ी है, कुछ भी आपके पास है ना। अगर आपने मोबाइल की स्क्रीन या मान के चलिए या फिर कुछ भी उसका, अगर मान के चलिए हाँ मोबाइल है, मोबाइल आपके पास है और इस मोबाइल के ऊपर आप क्या करते हो? यहां पर आपका ये जो कवर है वो आप स्क्रीन की साइड में लगा देते हो। मोबाइल के ऊपर कवर क्या करते हो? स्क्रीन की साइड लगा देते हो। तो क्या होगा? आपका ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। ठीक है, उसी प्रकार से ये मोबाइल है, इसके अंदर आपका इसको उल्टा लगा दिया आपने, कवर को उल्टा चढ़ा दिया, तो भी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। तो मतलब जो चीज जहां है वहां से आपने ट्रांसलोकेट कर दिया तो भी समस्या आएगी। डुप्लीकेट यानी कि देखो एक चीज जो एडजस्ट हो सकती थी उसके साथ कोई दूसरा ऐसा जो उसके जैसा ही है वो भी उसके साथ लगा दिया तो भी क्या हो जाएगा? आपका प्रॉब्लम आ जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और वहां पर डिलीशन यानी कि कोई चीज जो होनी चाहिए थी वो डिलीट भी कर दी तो क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यानी कि इन तीनों से आपका क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, किसका? क्रोमोसोम का। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो है यहां पर सॉरी, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन द बर्थडे ऑफ। क्वेश्चन पूछा गया कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किसके बर्थडे
पर स्टार्ट किया गया था। देखिए गाइज, यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसके बर्थडे पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। पहले तो मैं बता दूं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था। ये आपका 2 अक्टूबर 1952 को ये प्रोग्राम जो है आपका स्टार्ट किया गया था। अब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, अब 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन होता है? गांधी जी का जन्मदिन होता है, तो हमारे महात्मा गांधी यहां पर क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन अब ये इस प्रोग्राम के बारे में भी अब जान लेते हैं। देखो, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी एक कम्युनिटी आपकी, उस कम्युनिटी को यहां पर डेवलप करना। अब कम्युनिटी, कोई सिंगल कम्युनिटी की बात नहीं की थी, यहां पर कम्युनिटी की बात की थी कि ओवरऑल जो ह्यूमन जाति है, जो गांव में बसती है, उनका आपका डेवलपमेंट करना। क्योंकि आपको ही पता है जब भारत आजाद हुआ था तो गांव की स्थिति बड़ी बदतर थी, और उसको आपका प्रोग्राम, इन प्रोग्राम चलाए जा रहे थे डिफरेंट, जिससे क्या हो सके कि गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। तो इसलिए वहां पर आपका ये प्रोग्राम चलाया गया था। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि जो आपका भारत देश की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। भारत देश की जो आत्मा है वो कहां बसती है? गांव में बसती है। तो इस प्रकार से यहां पर ये जो प्रोग्राम है वो आपका चलाया गया था। किसके लिए? आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका रूरल एरिया है उसके अंदर जो कम्युनिटी रहती है, उसके अंदर जो लोग रहते हैं, उसके अंदर जो पीपल रहते हैं, उनका आपका आर्थिक सुधार करने के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव करने के लिए ये आपका प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा आपका? महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ते हैं यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी। ठीक है, अब ये कहानी आपको अगर समझ में आ रही है तो आप इस बात को समझिए कि यहां पर आपके जो क्रेडिट एजेंसी होती है, एक्चुअल में यहां पर क्रेडिट एजेंसी भी लिखना चाहिए था। देखो, जब भी हम बात करते हैं क्रेडिट एजेंसी, क्रेडिट एजेंसी का मतलब क्या होता है? जो पैसा देता है आपको, है ना। अब आपके अगर हम बात करते हैं तो आपके पापा, मान के चलिए बाय चांस आपके पापा खेती करते हैं, ठीक है, आपके पास 5 एकड़ जमीन है। अब देखो 5 एकड़ जमीन बड़ी कम होती है वैसे अगर देखा जाए तो, क्योंकि आज की इंडियन कंडीशन में इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता, हमारी इनपुट कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, और कहीं ना कहीं हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही हम कर पाते हैं। क्या हम कर पाते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही कर पाते हैं। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यहां पर ये चलो वर्ड आ ही गया तो मैं इसको कहानी को समझा ही देता हूं कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये होता है कि आपका केवल जो अपने आत्मनिर्भरता के लिए, देखो जैसे कि आपको पता है रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 हमारी क्या है? आपकी प्राइमरी जो है रिक्वायरमेंट है एक लिविंग, यानी कि जिंदा रहने के लिए, या फिर आप कह सकते हो जीने के लिए। लेकिन उसके साथ आपका एक वर्ड और ऐड करना चाहूंगा, एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ठीक है, रोटी मतलब यहां पर आपका फूड, शेल्टर, और यहां पर आपका क्लोथ, फूड, शेल्टर, क्लोथ और आपका एजुकेशन। ये 4 कंपोनेंट होते हैं किसके लिए? एक इंसान को जीने के लिए। तो यहां पर ये जो चारों कंपोनेंट ही पूरे हो पाते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है वो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको एक डेफिनेशन भी समझ में आ गई कि जिससे आदमी अपनी क्षति, आपका केवल जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो आपका काम करता है वो आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी। देखो, अब क्या होता है, आपका फार्मर क्या करता है? क्रेडिट लेके आता है, पैसा लेके आता है। कहां से लेके आता है? आपको पता है 85% हमारे इंडिया में क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। ये लोग आपके कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किसके ऊपर? आड़तिया के ऊपर। आड़तिया कौन होता है? मिडिल मैन होता है। जो आपकी एपीएमसी होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, आप अगर पुरानी वीडियोस में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि वहां पर मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि एपीएमसी का रोल क्या है। अब यहां पर उस एपीएमसी के अंदर जो आपका मिडिल मैन होता है वही क्या करता है? आपका एक प्रकार से मनी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। लेकिन अब आरबीआई ने क्या किया हुआ है? आरबीआई ने गाइडलाइन दी हुई है। आरबीआई बोलते हैं कि यहां पर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है। कौन कौन से? जैसे कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कमर्शियल बैंक है, गवर्नमेंट है ना। तो ये क्या होते हैं? हमारे इंस्टीट्यूशनल आपके क्रेडिट एजेंसीज होती हैं, ठीक है, जो कि आपको क्रेडिट प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे कि अब किसान क्रेडिट कार्ड, क्या किसान क्रेडिट कार्ड कभी आपको कोई व्यापारी दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या कोई किसान क्रेडिट कार्ड आपको कोई मिडलमैन दे सकता है? आड़तिया दे सकता है? नहीं दे सकता। तो कौन देगा? किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको या तो गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा क्या होता है? प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये आपका किसान क्रेडिट कार्ड के अंडर में जो आपका पैसा लिया जाता है वो आपका कहीं ना कहीं आप इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से लेके आते हो। ठीक है, तो
यहां पर क्या है, आपका जो इंस्टीट्यूशनल एजेंसी होती है वो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी होती है, वहां पर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्या करते हो, मनी लेते हो। लेकिन यहां पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देना पड़ता, आप जाके जो है पैसा लेके आ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका क्या रहेगा, ट्रेडर्स। क्या रहेगा, ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें यहां पर, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ट्रेडर्स। अगला क्वेश्चन बोलता है द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ फार्म प्लानिंग एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म इज कॉल्ड एज। देखो यहां पर जब भी हम बात करते हैं कि पूछा गया फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ फार्म प्लानिंग, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ किसका, फार्म प्लानिंग का, जो फार्म की प्लानिंग की जा रही है इन मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी टर्म मतलब पैसे की टर्म में। पैसा आप देखो यहां पर क्या है, आपका रिसोर्स है, आपके रिसोर्स के अंदर क्या होते हैं, आपके फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, सीड है, इनको परचेज करना है। आपका लैंड जो है, हो सकता है आपने लैंड लीज पर लेना हो सकता है आपने लैंड परचेज करना हो सकता है आपने इंप्लीमेंट परचेज करना हो सकता है आपने ट्रैक्टर परचेज करना हो सकता है आपने कोई जो है टिलेज प्रैक्टिसेस किसी से करवानी हो। तो ये जो एक्टिविटी आपकी करवाई जाएंगी ये बिना बजट के पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यहां पर क्या होता है, आपका जो मॉनेटरी टर्म के केस के अंदर अगर हम बात करें तो फार्म बजटिंग होता है कि आपके जो रिसोर्स हैं इनको आप कैसे यूटिलाइज कर पाओगे, इनके लिए कैसे फंड का अरेंज कर पाओगे। तो ये हमारा जो जाता है वो किस में जाता है, फिजिकल एस्पेक्ट फॉर फार्म प्लानिंग एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म। तो वो आपका यहां पर जो है फार्म बजटिंग होता है। बजटिंग मतलब बजट करना। आप बजट जब भी करते हो तो आप देखते हो कि आपका खर्चा कितना है, आपका जो है इन्वेस्टमेंट कितना है और आपका वहां पर टर्नओवर कितना है, आपका यील्ड कितना निकल के आ रहा है, वो सारा किस में माना जाता है, आपका बजटिंग में आता है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर बेटा जी क्या होगा, आपका बजटिंग यानी कि फार्म बजटिंग। चलिए बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्ग टर्म लोन इन कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन हैव 2 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम, 4 टायर सिस्टम, नन ऑफ दिस। देखिए भाई अगर हम इसकी बात करें तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए, जब भी हम डिस्कस करते हैं किसके रिगार्डिंग, कि आपका जो एजेंसीज हैं चाहे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर जो लोन दिया जा रहा है, लॉन्ग टर्म लोन इन कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन हैव, आपका इसका सिस्टम क्या होता है। देखो गाइस ये आपका 3 टायर सिस्टम होता है। इसमें आपकी प्राइमरी आपकी जो क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं वो आ जाती हैं, दूसरा इसके अंदर जो है आपकी सेंट्रल जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो आ जाते हैं, और तीसरा यहां पर आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आ जाते हैं। देखो सबसे ऊपर जो नीचे की आपकी जो लेवल की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं। दूसरा जो लेवल आता है आपका मिडिल की बात करेंगे तो उसमें आपका क्या आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके आ जाएंगे, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आ जाएंगे, और तीसरा यहां पर क्या रहेगा, आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रहेगा। तो मैंने क्या बोला यहां पर आपको, सबसे पहले आपका प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, और दूसरा यहां पर आपका क्या है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा यहां पर होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये हमारा क्या है, 3 टायर सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बात आपको होप सो समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का कंपोनेंट नहीं है, कॉन्सेप्शन, प्रिपरेशन, अवेयरनेस, अप्रेजल या नन ऑफ दीज। देखो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए आपको ही पता है सबसे पहले यहां पर कॉन्सेप्शन, प्रिपरेशन और अवेयरनेस। अवेयरनेस की आवश्यकता होती ही होती है, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके लिए इन 2 चीजों की तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो प्रिपरेशन हो या अवेयरनेस हो। तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों की तो हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। कॉन्सेप्शन ये भी हमें वहां पर आवश्यकता होगी, लेकिन जो आपका अप्रेजल होगा, अप्रेजल की यहां पर आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि ये आपका इसका कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, आपका अप्रेजल जो है वो इसका कंपोनेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन मेथड एग्जिस्ट इन रेगुलेटेड मार्केट इज। आपका जो रेगुलेटेड मार्केट है जो कि आपकी एपीएमसी, यहां पर इसका नाम क्या होगा, आपका एपीएमसी। देखो एपीएमसी के अंदर अगर बात की जा रही है कि आपका कौन सा मोस्ट कॉमन मेथड होगा, ठीक है, जो कि आपका ट्रेडिंग के लिए वहां पर होता है।
तो आपको पता होगा जब आप एपीएमसी यानी कि मंडी के अंदर जाते हो तो मंडी में होता क्या है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूं कि जब आप भी आपका मान के चलिए मैं फार्मर हूं और मैं आपकी मंडी के अंदर जाऊंगा, मंडी में जैसे ही जाऊंगा वहां पर मेरा प्रोडक्ट अगर मैं लेके गया, वीट है, राइस है, कुछ भी है, उस प्रोडक्ट को जाकर देखा जाएगा, उसके अंदर जो सबसे पहले अगर कोई आपका इनर्ट मैटर वगैरह अगर ज्यादा है तो उसको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका वहां पर अगर मॉइस्चर कंटेंट है उसको देखा जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट की जांच होने के बाद क्या होता है, उसकी बोली लगाई जाती है, ठीक है, ऑक्शन लगाई जाती है। और ऑक्शन जो है वहां पर आपके ट्रेडर्स जो होते हैं वो लगाते हैं विद आपका मिडलमैन, मिडलमैन वहां पर वर्क करता है, ठीक है। तो यहां पर बात क्या हो रही है देख लेते हैं। क्लोज टेंडर सिस्टम बिल्कुल नहीं होता जी, कोई क्लोज टेंडर सिस्टम नहीं होता इसमें। दूसरा, डेरा सेल नहीं होता जी, बिल्कुल भी नहीं होता। आपका मोगम सेल ये भी नहीं होता। वहां पर आपका ओपन ऑक्शन सिस्टम होता है। वहां पर क्या होता है, आपका ओपन ऑक्शन सिस्टम, आपकी बोली लगाई जाती है, वो भी खुले मैदान में, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब होती है ताकि वहां पर आपका कोई भी जो है ना कर पाए। वो अलग बात है, आप लोग बोलोगे सर हमारे यहाँ पर मंडियों में रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो बात अलग है। लेकिन बहुत जगह पर आपका जहां पर भी अगर अच्छे से बेटर तरीके से एपीएमसी चल रही है तो वहां पर रिकॉर्डिंग भी की जाती है ताकि कोई भी धांधली जो है वो किसान के साथ ना हो सके, ठीक है। तो ये आपका ओपन ऑक्शन सिस्टम वहां पर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ओपन ऑक्शन सिस्टम। चलिए अगला हमारा है रीजनल रूरल बैंक अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक वर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए रीजनल रूरल बैंक, आपके जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो स्टार्ट कब किए गए थे। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 1975 में क्या हुए थे, स्टार्ट हुए थे। कब हुए थे, 1975 में स्टार्ट हुए थे। 1975 में जो है पहला आपका जो है प्रथमा बैंक जो है, प्रथमा ग्रामीण बैंक जो है वो आपका ओपन किया गया था, ठीक है। तो ये जो प्रथम ग्रामीण बैंक था वो आपका यूपी के अंदर, कहां, यूपी के अंदर मोरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के अंदर मोरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो है स्पॉन्सरशिप बैंक था, यहां पर सिंडिकेट बैंक की स्पॉन्सरशिप में ये आपका मुरादाबाद यूपी के अंदर प्रथमा ग्रामीण बैंक जो है वो आपका लगाया गया था, बनाया गया था किसानों को क्रेडिट देने के लिए। कब, 1975 में, ठीक है। और अब आपको पता भी होना चाहिए कि रीजनल रूरल बैंक आपकी प्राइमरी यहां पर जो है कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है, प्राइमरी एक चीज होती है, प्राइमरी बैंक होता है जिसके थ्रू आपका लोन डिस्पर्स करने का, जो आपका केसीसी होता है वो आपका डिस्पर्स करने का काम किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है मेनली किसके थ्रू दिया जाता है, आपका रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी आपको पता होना चाहिए यहां पर स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप बैंक, और आपका सबसे पहले यहां पर इसके अंदर हिस्सेदारी जो होती है वो स्पॉन्सर बैंक की होती है, कितनी, 50%। दूसरा यहां पर सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर की कितनी होती है, 35%। और बाकी जो बच गया वो किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का यहां पर आपका पार्ट होता है। कितना बचा, 15%, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, आपका पार्टनरशिप होती है कि कौन कौन इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आपका रीजनल रूरल बैंक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके कभी भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च जो है वो आपका कहां लोकेटेड है, हैदराबाद, कटक, पटना, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई भी नहीं। देखो आपको भी पता है कि डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च है वो कहां प्रेजेंट है, आपका हैदराबाद के अंदर आपका प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, आपका हैदराबाद में, ठीक है। तो देखो हैदराबाद के अंदर जो आपका डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कहां है, तो करनाल के अंदर है। तो ये भाई कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जिनके रिगार्डिंग आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इनको प्लीज आप याद कर लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करवाई हुई है। तो इस लिस्ट को अच्छे से याद करिए ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर आपका आंसर ना रह जाए। क्योंकि देखो मोस्टली क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट होते हैं और खासकर जो हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं उन्हीं के रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द, आपका किस ईयर के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो आपकी स्टार्ट की गई थी। एक बात बताइए,
कि आपका जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, चलो मैं बता देता हूं, यहां पर आपका आंसर जो है इसका चला जाएगा 1985। लेकिन अकेला इससे काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि देखो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो बड़ा पुराना टाइम हो चुका है, लेकिन अब इसके रिलेटेड बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ चुकी है। क्या क्या? जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर, तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के साथ साथ आपका उसके बाद जो स्टार्ट हुआ था वो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम भी स्टार्ट हुई थी, जिसे आप राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है उसको नाम बोलते हो, जो कि आपकी क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, NAIS। ठीक है, ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? देखो यहां पर आपका जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो स्टार्ट कब हुई थी? 1985 के अंदर, खरीफ सीजन में। दूसरा अगर हम बात करें यहां पर NAIS यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जो कि आपका राष्ट्रीय जो है कृषि बीमा योजना, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1999-2000। ठीक है, 1999 आपका 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आया था। उसके बाद हमारा वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आया था। ठीक है, अभी जो है प्रेजेंट टाइम में रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी चल रहा है, आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, और उसी के साथ आपका कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम भी चल रही है। तो अब कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर इन चीजों के बारे में पढ़ना। चलिए तो मैं एक बार आपका बोर्ड पे चलता हूं, व्हाइट बोर्ड पे, वहां पे आपको समझते हैं कि इसके रिगार्डिंग मैं क्या आपको बोलना चाह रहा था। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर किसके रिलेटेड, आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दूसरा जो मैंने यहां पर नाम लिया था आपका कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम। देखिए भाई, आपका सबसे पहले हम अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, तो आपका कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, पहले मैं बता दूं कि ये जो स्कीम है वो आपकी रेगुलेट की जाती है। इसको जो आपका जो है कहीं ना कहीं रेगुलेट करने का काम जो है वो किसका है? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का। ठीक है, आप अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो आपका इसके अंदर क्या करता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें क्या होगा कि कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका प्लांट के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। इंश्योरेंस जो किया जाता है वो उसका क्या रहता है, टारगेट क्या रहता है यहां पर, जो आपका यहां पर 4 साल से लेके 15 साल तक की एज का पौधा होगा, 4 साल से लेके 15 साल तक की एज का जो पौधा होगा उसके लिए जो इंश्योरेंस होगा वो आपका प्रीमियम जो होगा वो 9 रुपीज होगा, और 16 से लेके 60 ईयर तक जो आपका पौधा होगा उसका जो प्रीमियम होगा वो कितना रुपए होगा? 14 रुपए होगा। ये बात आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये प्रोजेक्ट पहले आपका पायलट बेसिस पर चलाया गया था 2009-10 में, लेकिन बाद में इसको जो है कहीं ना कहीं पूरा का पूरा स्टार्ट कर दिया गया, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के हाथ में होते हुए अब ये करता क्या है। देखो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं जो आपका इंश्योरेंस जो है आपका जो अमाउंट होता है उसका जो रेस्ट ऑफ जो है उसके अंदर पे करने का काम करता है 50%, और बाकी इसके अंदर जो है 25% जो होता है वो आपका स्टेट 15% जो होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट, और 25% जो होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट, और 25% जो होता है वहां पर आपका फार्मर पे करने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी आपको इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहां से आपका क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्या होता है हम यहां पर गलतियां आपकी कर लेते हैं कि देखो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है और आपका फार्मर का रेशियो है वो आपका 25% का रहता है, लेकिन जब भी हम बात करेंगे यहां पर 50% जो रेशियो रहता है वो किसका रहता है? आपका कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का रहता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, लेकिन दूसरी हमारी क्या आती है? आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो है आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम पे जो है आपका खरीफ क्रॉप के लिए, रबी क्रॉप के लिए, आपका जो है हॉर्टिकल्चर या फिर आपकी कमर्शियल क्रॉप के लिए। खरीफ क्रॉप के लिए 2% होता है, या फिर आपका ऑयलसीड क्रॉप के लिए भी 2% होता है। 1.5% होता है रबी क्रॉप के लिए, और यहां पर 5% होता है आपकी हॉर्टिकल्चर या फिर कमर्शियल क्रॉप के लिए।
ठीक है। अब यहां पर जो आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर ये जो प्रीमियम होता है वो आपकी जो कॉस्ट होती है उसको निर्धारित किया जाता है आपका स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन टू लोकेशन, रीजन टू रीजन, और उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या रहता है, हमारा आपका प्रीमियम पे करना हमारा उसके अकॉर्डिंग पड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये आपको पता है जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो उस समय इसका नाम जो चेंज किया गया था, कहीं ना कहीं नाम बदलकर जो है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इसको एक एज ए नई स्कीम के रूप में चला दिया था। वैसे जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी वही आपकी इसी प्रकार से स्कीम जो चल रही थी उसी स्कीम का एक कह सकते हो प्रारूप था, उसी स्कीम का एक नया रूप था। ठीक है, और उसी स्कीम को जो है एक बेटर वे के अंदर यहां पर आपका इंस्टॉल करने का काम है किया था, इसको चलाने का काम है किया था। चलिए, तो ये हमारा यहां पर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ कि इसके अंदर आपका क्या जो है इसके अंदर आप आंसर बोल सकते हो। ठीक है, चलिए वापिस चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुई थी, आपका 1985 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेस्ट प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद, आपका बेस्ट प्लानिंग जो है वो किससे कंसर्न किया जाएगा। देखिए भाई, सबसे पहले है फिक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा है डिटरमाइनिंग द स्ट्रेटजी पॉलिसी, और तीसरा है यहां पर प्रेस्क्राइबिंग द प्रोसीजर फॉर फ्यूचर एक्शन। देखो जब भी हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, प्लानिंग के रिगार्डिंग, देखो प्लानिंग की जब भी बात की जाएगी तो उसमें क्या होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है, क्योंकि आप जो भी काम करते हो उसके लिए क्या होता है, आपका एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो डिटरमाइनिंग द स्ट्रेटजी पॉलिसी, स्ट्रेटजी पॉलिसी मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि कैसे हमें प्लान को वर्कआउट करना है, तो वो यहां पर क्या है, आपका स्ट्रेटजी पॉलिसी को डिटरमाइन किया जाएगा। तीसरा है प्रेस्क्राइबिंग द प्रोसीजर फॉर फ्यूचर एक्शन, मतलब अगर आपका फ्यूचर में कोई भी प्रकार की परेशानी आती है तो उससे कैसे डील किया जाएगा, वो यहां पर क्या रहता है, प्लानिंग के अंदर इंक्लूड रहता है। तो यहां पर आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि देखो जब भी हमारी प्लानिंग होती है, प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी प्लान आप कर रहे हो, कोई भी आप काम डिसाइड कर रहे हो तो उस काम के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, अपना प्लान बनाते हो, अपना एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हो कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं चाहता क्या हूं। आप मान के चलिए एक बिजनेस ओपन करना चाहते हैं डेयरी सेक्टर के अंदर, तो डेयरी में आपका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना कि मेरी डेयरी कहां तक पहुंचनी चाहिए, मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊंगा, मेरे प्रोडक्ट किस लेवल तक जाने चाहिए, मेरे जो प्रोडक्ट है वो राजस्थान में रहने चाहिए, हरियाणा में ये पंजाब में रहने चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में जाने चाहिए, आपके ऑस्ट्रेलिया में जाने चाहिए, अमेरिका में जाने चाहिए, कहां जाने चाहिए, प्रोसेसिंग किस लेवल तक करोगे आप, क्या प्रोसेसिंग करोगे, तो ये सारे काम जो है किसके अंडर में होते हैं, आपके कहीं ना कहीं जो है आपके प्लानिंग के अंडर में होते हैं। पहले प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाएगा, फिर उसके लिए जो आपका स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, और तीसरा यहां पर क्या होगा, आपका प्रोसीजर फॉलो अप किया जाएगा फ्यूचर एक्शन के लिए। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या होता है प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर हमारा आंसर क्या चला जाएगा कि आपका ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला है वैल्यू एडिशन बाय प्रोसेसिंग फंक्शन इन इंडिया इन परसेंटेज इज। चलिए देखो इस बात को जानने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। कैसे, देखो भाई क्या होता है हमारे इंडिया के अंदर आज भी हमारी जो रैंक है, हम आपके सीरियल प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक जो अगर हम बात करें, या फिर आप फ्रूट प्रोडक्शन में बात करो, या फिर वेजिटेबल प्रोडक्शन में बात करो, तो इंडिया की रैंक सेकंड है, या फिश प्रोडक्शन में भी बात करो तो आपकी इंडिया की रैंक क्या है, सेकंड है आफ्टर द चाइना। ठीक है, लेकिन आज भी हम जो अपना प्रोडक्ट होता है, अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है या एग्रीकल्चर से अलाइड प्रोडक्ट होता है, ओवरऑल हम केवल अपना 2% ही क्या कर पाते हैं, उसका प्रोसेस कर पाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं उनका नाम मात्र केवल 2% ही आप क्या कर पाते हो, प्रोसेस कर पाते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेसिंग की बात की जा रही है वैल्यू एडिशन करने के बाद। ठीक है, तो 2 से 3%, चलो ये तो आंसर हमारा चला गया, कोई दिक्कत नहीं कि 2 से 3% होता है, वो हमारा आंसर है आ गया। लेकिन अब इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके रिलेटेड कहानी क्या है। देखो आपको भी पता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं वर्क कर रही है इस रिलेटेड कि आपका बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका पीएम किसान जो संपदा योजना है, आपने सुनी होगी किसान संपदा योजना। ठीक है, तो किसान संपदा योजना जो चलाई गई थी उसके अंदर मेगा फूड पार्क करना, आपके जो है कोल्ड स्टोरेज हाउस को ओपन करना, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लिए गए थे, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे, जिससे क्या हो सके कि आने वाले टाइम में जो हमारा प्रोडक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस किया जा सके। कारण क्या होता है, क्योंकि देखो कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो मार्केट के अंदर, एक तो रॉ मटेरियल को परचेज करते हो, एक आप जो है बना बनाया प्रोडक्ट परचेज करते हो। ठीक है, तो देखो जैसे ही हम बात करते हैं आपकी, जैसे मान के चलिए गन्ना है ना,
शुगर केन आप जब लेके आते हो मार्केट से, आई थिंक सो एक गन्ना अगर बात करो तो 10 रुपए में एक गन्ना आप लेके आ जाते हो, ठीक है। लेकिन उसी गन्ने से आप जो है 2 गिलास अगर जूस बना के किसी को बेचते हो तो वो जूस जो है आपका क्या होता है 20 रुपए में बिकता है। 2 गिलास जूस बनाया तो 2 गिलास कितने में 20 रुपए में। तो वो आपका क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसकी कीमत क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज हो जाती है। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसे आपकी बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिनके रिलेटेड क्या होता है, आपका प्रोसेसिंग किया जाता है और प्रोसेसिंग जो है वहां पर आपका इंपॉर्टेंट रहता है और उस प्रोसेसिंग से हमारी वैल्यू एडिशन करके हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा इनकम को अर्न कर सकते हैं। समझ में आई ये बात आप लोगों को? चलिए, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इसी बात को जो है प्रोसेस करने के लिए आपके पूछा जा रहा है कि इंडिया के अंदर कितना परसेंटेज है, तो ये हमारा आंसर हमने कर दिया कितना, 3%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। देखो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा मिल्क कौन सी ब्रीड जो है प्रोड्यूस करती है। आप भी जानते हैं कि हमारी जो एक्सोटिक ब्रीड है, क्योंकि वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वर्ल्ड में हमारी देखो इंडियन ब्रीड तो आएगी नहीं, ना तो आपकी रेड सिंधी आएगी, और बाकी ये हमारी जो इंडिया की ब्रीड ही नहीं है। लेकिन आप जानते हो एचएफ के बारे में, होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन क्या है, आपकी कूल क्लाइमेट की एक जो है कैटल है, जिसका जो आपका मिल्क होता है वो बहुत ज्यादा, ये क्वांटिटी के अंदर जो है ज्यादा देते हैं, लेकिन आपका फैट कंटेंट इसमें इतना अच्छा नहीं होता है। और ये आपकी जो ब्रीड होती है वो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर जो है मानी जाती है किसके अंदर, वर्ल्ड के अंदर। चलिए, तो ये हमारा आंसर इसका हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, असील इज द ब्रीड ऑफ। असील जो है वो कौन सी आपकी किसकी ब्रीड है, डक की ब्रीड है, हैन की ब्रीड है, टर्की की ब्रीड है, या गनफॉल की ब्रीड है, या नन ऑफ दीज। देखो आपको ही पता है असील जो है वो हमारा हैन की ब्रीड होती है ना, पोल्ट्री की ब्रीड होती है। और इसमें आपको पता होगा ये आपकी ब्रीड जो है कहीं ना कहीं आपका लड़ाकू यानी कि फाइट पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है असील को। और ये असील जो ब्रीड होती है मेनली किसके पर्पस के लिए यूज की जाती है, आपकी फाइट पर्पस के लिए यूज की जाती है। उसी प्रकार से आपका जो कड़कनाथ है ना, वो आपकी किसके लिए, मीट पर्पस के लिए। और उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, आपकी ब्लैक मीट इससे आपको मिलता है। तो इस प्रकार से जो भी आपके इंपॉर्टेंट यहां पर ब्रीड हैं जिनके रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट ब्रीड को मैं यहां पर ज्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूं कि पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई हुई है मैंने स्पेशली आपकी पोल्ट्री की ब्रीड के ऊपर। अगर आप एक बार भी जाके उसको ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो यहां पर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर उसके कैरेक्टर को भी क्या किया है, डिस्क्राइब करने का काम किया है, ताकि वहां पर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम उससे ना हो। ठीक है, तो गाइज उस वीडियो को देख लेना अगर आपको इस ब्रीड के बारे में, इन ब्रीड के बारे में ज्यादा जानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर। आपका जो स्प्रिंकलिंग मेथड होता है, स्प्रिंकलर मेथड होता है, आप भी जानते हो अच्छे से। स्प्रिंकलर मेथड की अगर हम बात करते हैं या फिर आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड की बात करते हैं, तो दोनों ही हमारे क्या है, मॉडर्न इरिगेशन मेथड है। दोनों ही क्या हमारे मॉडर्न इरिगेशन मेथड है। तो यहां पर आपका अंडुलेटिंग सोयल, वेल लेवल लैंड या फिर वेल लेवल सोइल, आपकी हैवी सोइल, ऑल ऑफ दीज किसके लिए आप यूज करते हो। देखो आपको भी पता है आपका एक अनइवन लैंड, क्योंकि देखो फुआरा है, फुआरा का पानी क्या होता है, आराम से आपका दूर दूर तक फैलेगा क्योंकि घूम घूम कर जाएगा, इसका ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपका स्पेशली बोला जाता है कि अंडुलेटिंग जो लैंड होता है, जो अनइवन लैंड होता है, जो इस प्रकार से आपका, आपने देखा होगा जैसे राजस्थान के अंदर जो इस प्रकार का एरिया होता है, ज्यादा नहीं लेकिन अंडुलेटिंग लैंड जो है आपका ज्यादा, इस प्रकार से जो एरिया होता है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। और अंडुलेटिंग लैंड के अंदर ये जो है आपका स्प्रिंकलर मेथड बड़ा ही अच्छे तरीके से यूज इसको किया जाता है। तो होप सो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। लेकिन अगर हम बात करें स्प्रिंकलर मेथड और आपके ड्रिप इरिगेशन मेथड के रिगार्डिंग, तो इसके अंदर कई कंपोनेंट है जिनको हम स्टडी भी कर सकते हैं, जिनको हम जान सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो जो आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड है या आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है, जो आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड है या जो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है, इनके रिलेटेड कई क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए जिनको हम जान लेते हैं एक बार के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है या स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपका कितना यहां पर किस प्रेशर पे वर्क करते हैं, किस प्रेशर पे वर्क करते हैं। दूसरा इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका इनका वाटर यूज एफिशिएंसी कितना होता है। तीसरा यहां पर आपका पूछा जाता है कि वाटर सेविंग कितना होता है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा अगर हम बात करें तो आपका स्प्रिंकलर, और दूसरा हम बात कर लेते हैं यहां पर किसकी, ड्रिप इरिगेशन मेथड की। चलिए
सबसे पहले हमारा क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में क्या होगा, आपका फुहारा सिंचाई के अंदर जो आपका वाटर की सेविंग होती है वो कितनी होती है। देखो वाटर का यहां पर यूज एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वाटर यूज, स्प्रिंकलर और ड्रिप, देखो स्प्रिंकलर में क्या होगा, आपका वाटर जो है यहां पर वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है और वाटर सेविंग क्या होता है। देखो वाटर सेविंग का मतलब होता है आपका जो ट्रेडिशनल मेथड था, कौन सा, फ्लडिंग, कौन सा, फ्लडिंग, उसके रिस्पेक्ट में ये पानी कितना सेव करेगा। तो याद रखना ये आपका 40 to 60% वाटर की सेविंग करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, सॉरी 30 to 40%, लेकिन अगर हम बात करते हैं ड्रिप की तो ये आपका 40 to 60% वाटर की क्या करता है, सेविंग करता है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर 1 लीटर पानी दिया गया तो उसका कितना परसेंटेज पानी ये यूटिलाइज कर लेगा। तो याद रखना आपका स्प्रिंकलर जो है वो 70 to 75% वाटर का यूज कर लेगा और ड्रिप के अंदर जो है आपका 90 to 95% वाटर जो है वो आपका यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर प्रेशर की, कितने प्रेशर पे वर्क करते हैं, तो याद रखना ये हमारा मोर देन 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे वर्क करेगा और ये जो है आपका 2.5 से लेके 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे वर्क करेगा। चलिए अगला अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो अगला क्वेश्चन बनता है किसके रिलेटेड है, आपका यहां पर जो है हाँ कि पर आवर के अंदर कितना वाटर यहां पर, तो मोर देन 1000 लीटर जो है यहां से आपका डिस्चार्ज हो सकता है और यहां पर आपका कितना हो सकता है। देखो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 से 20 लीटर पानी जो होगा वो यहां पर आपका 1 घंटे के अंदर जो है डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। पर इमीटर की बात की जा रही है और यहां पर फुहारा की बात की जा रही है, एक फुहारे में से कितना पानी रिलीज हो सकता है 1 घंटे के अंदर। तो 1000 लीटर पर आवर और आपका यहां पर 2 से लेके 220 लीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें फिर भी किसी का कोई डाउट आए तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, अंडुलेटिंग लैंड। अगला है सिम्टम ऑफ सिट्रस कैंकर अपीयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट या विच ऑफ द प्लांट पार्ट। कैंकर जो होता है वो आपको पता होगा एक प्रकार से कैंसर ही होता है, एक प्रकार का आपका प्लांट का या सिट्रस का, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका सभी पार्ट को, चाहे लीफ हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे वो ब्रांच पार्ट हो, सभी को ये क्या करता है, आपका इफेक्ट करने का काम आपका करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि सिट्रस कैंकर के अंदर प्लांट के चाहे वो लीफ पार्ट हो, चाहे वो फ्रूट पार्ट हो, चाहे वो आपका ब्रांच पार्ट हो, सारे पार्ट यहां पर क्या होने वाले हैं, आपके इफेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, यहां पर आंसर हमारा क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए ये एक सिट्रस का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसकी वजह से जो है काफी लॉस आपके इंडियन फार्मर को जो है देखने को मिलता है। चलिए अगला अगर हम बात करते हैं यहां पर तो है क्रॉप रोटेशन इज सजेस्टेड अंडर। आपका जो क्रॉप रोटेशन है वो किस केस में सजेस्ट किया जाता है। देखो एयरबोर्न डिजीज के अंदर, सीड बोर्न डिजीज के अंदर, एफिड बोर्न डिजीज के अंदर या सोयल बोर्न डिजीज के अंदर। तो आपका अगर हम बात करें तो सोयल बोर्न जो डिजीज होते हैं वो आपका कहीं ना कहीं आपको पता होगा सोयल के अंदर आपके जो स्पोर्स होते हैं वो लंबे समय तक पड़े रहते हैं। जैसे ही आप क्या करोगे, सेम क्रॉप को अगली बार ग्रो करवाओगे, उसका जो आपका स्पोर होगा उससे एक नया डिजीज प्रोड्यूस हो जाएगा। नया डिजीज अगर प्रोड्यूस हो गया तो उस केस में वहां पर आपकी क्रॉप क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। क्रॉप क्या हो जाएगी, आपकी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, सबसे बेटर आपके लिए यही होता है कि आप क्रॉप को रोटेशन करवा लें। क्या करवा लो, आप क्रॉप को रोटेशन करवा लो, क्योंकि क्रॉप का रोटेशन करवाने से क्या फायदा हो जाएगा आप लोगों का कि क्रॉप आपकी फेल होने से बच जाएगी, क्रॉप आपकी फेल होने से बच जाएगी। तो यहां पर आपका क्रॉप रोटेशन जो होता है, वैसे किसी भी डिजीज को अगर कंट्रोल करना है, किसी भी डिजीज का अगर कंट्रोल मेजर आपने लिखना है, उस समय आपका सबसे पहला कंट्रोल मेजर यही होता है कि कंट्रोल करने के लिए उसका आप क्या कर लो, क्रॉप को रोटेशन करवा दो। यहां पर आप क्रॉप को सेम फील्ड में सेम क्रॉप को ग्रो करवाना बंद कर दो, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बेटर तरीका होता है। तो यहां पर आपके जो सोइल बोर्न डिजीज होता है उनके लिए सबसे पहले प्रेफरेंस होती है किसका, क्रॉप रोटेशन का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका चला गया। चलिए अगला अगर हम बात करते हैं तो नोजल इज द पार्ट ऑफ, नोजल जो होता है वो इनमें से किसका पार्ट होता है। हैंड कॉपरेशन स्प्रेयर, साइनो गैस पंप, रोटरी डस्टर या बोथ 1 and 2। देखिए गाइस यहां पर साइनो गैस पंप या रोटरी डस्टर का कोई भी नोजल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये आपका इसके लिए यूज
यूटिलाइज जो नोजल पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जो स्प्रेयर होते हैं, जो हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर होते हैं, उनके लिए हमारा नोजल पार्ट हमारा यूटिलाइज होता है। इस नोजल के रिगार्डिंग मैंने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको जो है एक वीडियो के अंदर अच्छे से दिया हुआ है, वहां पर मैंने वेल मेंटेन तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि देखो बार बार इन वीडियोस के अंदर सेम सेम बातों को एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन किया है कि स्प्रेयर किस किस टाइप के होते हैं, उनका क्या यूटिलाइजेशन रहता है, तो उसको भी आप अच्छे से वहां पर देख सकते हैं। फिर भी अगर किसी का डाउट आए तो आप हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर। नेक्स्ट है, एट विच स्टेज ऑफ ग्राम क्रॉप इज डैमेज्ड बाय हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। आपका जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है वो किस स्टेज के अंदर यहां पर नुकसान करता है, जो आपका ग्राम पोड बोरर जिसे आप बोलते हो, ये क्या होता है आपका ग्राम पोड बोरर। देखो अब अगर किसी का दिमाग अगर चल रहा है तो उसको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसको आंसर मिल गया होगा कि ये किस स्टेज में इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, जर्मिनेशन स्टेज, पोड फॉर्मेशन स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, बोथ 2 और 3, और आपका नन ऑफ दीज। देखिए गाइस, आपका ऑलरेडी बोला गया है कि ग्राम पोड बोरर, पोड मतलब पोड डेवलपमेंट स्टेज के अंदर क्या होता है, इसका लार्वा जो होता है वह बहुत ज्यादा नुकसान करता है, उसके अंदर होल करने का काम करता है, और ये लीफ के ऊपर भी अटैक करता है। तो मेनली ये किस स्टेज पे अटैक करता है, आपका पोड फॉर्मेशन स्टेज के ऊपर अटैक करता है, या फिर उससे पहले आपका जो वेजिटेटिव स्टेज होता है उस समय भी ये अटैक करता है, लीफ को खाने का काम करता है, लीफ को कंज्यूम करने का काम करता है। तो यहां पर लार्वा स्टेज होता है मेनली किस स्टेज पे, आपका पोड फॉर्मेशन स्टेज में, पोड के अंदर आपका जो पोड होता है उसके अंदर होल करने का काम है करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आंसर क्या मिल गया, हमारा पोड फॉर्मेशन स्टेज। नेक्स्ट है, प्लांट विल्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव। यहां की प्लांट विल्ट जो होती है वो आपकी किस वजह से होता है, एक्सेसिव होने से। एब्जॉर्प्शन हो गया, देखो अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो प्लांट के अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट को विल्ट तो नहीं करना चाहिए। मैंने तो नहीं सुना कि अगर पानी एक्सेस हो गया प्लांट के अंदर तो वो विल्ट कर जाएगा, नहीं। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि हो रहा है तो इवेपोरेशन तो आउटसाइड से हो रहा है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन नेक्स्ट है आपका नन ऑफ दीज। जैसे इवेपोरेशन की बात करें तो आपका जो क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया जो आपके जहां पर ड्राईलैंड एरिया है या फिर जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उस एरिया के अंदर क्या होता है, एरिड रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन की वजह से भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, पानी आपका लीफ से बाहर निकलता है ना, स्टोमेटा के जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं वहां से आपका पानी बाहर निकलता है। तो ये आपका जो ट्रांसपीरेशन होगा वो हमारा क्या होगा, अगर ये एक्सेस हो गया तो यहां पर प्लांट क्या हो जाता है, विल्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये एक्सेस होगा वैसे ही प्लांट हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई यानी कि सूखना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर विल्टिंग यानी कि मुरझाना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी टर्जिडिटी जो है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। और जैसे ही टर्जिडिटी लॉस होगी प्लांट आपका मुरझा जाएगा, उसके अंदर विल्टिंग आ जाएगी, और ये विल्टिंग किसकी वजह से, आपका ट्रांसपीरेशन जो है वो आपका एक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर यहां पर मिल गया कि ट्रांसपीरेशन के एक्सेस होने की वजह से क्या होगा, प्लांट आपका विल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रोट रेजिस्टेंस इन प्लांट इज रिलेटेड टू। देखो ड्रोट रेजिस्टेंस जो है वो आपका प्लांट के अंदर इज रिलेटेड टू किसके साथ होता है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रोट रेजिस्टेंट अगर प्लांट कर रहा है, यानी कि आपका ऐसी कंडीशन जहां पर वाटर अवेलेबल नहीं है, तो जब वाटर अवेलेबल नहीं है तो आपका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव हो जाता है। तो देखो मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप खुद इसका आंसर कर दोगे कि देखो सरप्लस वाटर तो किसी हालात में भी नहीं होगा, और दूसरा आपका पॉजिटिव वाटर जो है, पोटेंशियल तो मैंने बोला ही नहीं है, तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल जो है वो हमारा रीजन रहेगा किसके लिए, आपके ड्रोट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इंक्लूड, कि आपका जो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट होता है उसमें आप क्या करते हो। सबसे पहले वीड को हमें क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। मैनेज मतलब उसको कंट्रोल करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ज्यादा ग्रोथ ना हो जाए, ज्यादा वीड ग्रो ना कर जाए। तो यहां पर क्या है, टिलेज ऑपरेशन, क्लोज प्लांटिंग, नन ऑफ दीज, या फिर आपका यूज ऑफ हर्बिसाइड। देखो भाई समझते हैं इस बात को, टिलेज ऑपरेशन करने से क्या हमारा वीड कंट्रोल हो जाएगा, कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए
क्लोज प्लांटिंग करने से क्या होगा, आप अगर प्लांट्स को बहुत नजदीक ग्रो करवा देते हो, उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करवा देते हो, तो आप हमेशा पढ़ते हो कि प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज करवाने से क्या होता है, आपका प्लांट के बीच में स्पेसिंग नहीं रहेगा, और उसके क्लोज प्लांटिंग होने से क्या हो जाएगा, वीड ग्रो कम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है नन ऑफ दीज, चलो ठीक है, अगला हमारा यूज ऑफ हर्बिसाइड। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर वीड बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हर्बिसाइड को भी यूज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका यहां पर जब सभी फैक्टर को कंबाइन कर लिया जाता है, ठीक है, तो उस केस में उसे आप बोलते हो इंटीग्रेटेड, है ना। चाहे वो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, वहां पर जितनी भी एक्टिविटी, उसके आगे वाला जो वर्ड हम बोल रहे हैं, उस आगे वाले वर्ड की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको आप क्या कर लेते हो, कंबाइन कर लेते हो, और उसे आप बोलते हो इंटीग्रेटेड। ठीक है, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग है तो फार्मिंग एक्टिविटी को आप क्या कर लेते हो, इंटीग्रेट कर लेते हो, एक दूसरे से जोड़ लेते हो। इंटीग्रेटेड यहां पर वीड मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा, आप वीड मैनेजमेंट के जितने भी तरीके होंगे उन तरीकों को आप क्या कर लोगे, यहां पर एडअप कर लोगे, और ये हमारा क्या होता है, आपका टिलेज ऑपरेशन। ऑब्वियस सी बात है, टिलेज ऑपरेशन से वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्लोज प्लांटिंग से भी कर सकते हैं। अगर इनसे भी काम ना चला तो यहां पर आप हर्बिसाइड को भी यूज कर लोगे। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आपका क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन यहां पर, हाउ मेनी एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, कि आपका एसेंशियल एलिमेंट कितने होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, 14, 15, 16, 17, 18। आपको ही पता है कि एसेंशियल एलिमेंट हमारे कितने होते हैं, 17। लेकिन अब इस बात को यहीं पर खत्म करना कोई फायदा नहीं है, इस बात के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी हम जान लेते हैं। देखिए एसेंशियल एलिमेंट जो है उसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं, आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें आपका सबसे पहले यहां पर आपके बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं आपके बेसिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से रहेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, ये हमारे क्या हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट है। सॉरी बेसिक न्यूट्रिएंट आपका क्या रहेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये हमारे क्या रहते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। एक सेकंड गाइस, चलिए तो ये हमारा क्या रहेगा, आपका बेसिक न्यूट्रिएंट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे आते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट। क्या आते हैं आपके, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में क्या रहेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटास। उसके बाद आपके तीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं। तीन क्या होते हैं आपके, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका सल्फर। उसके बाद हमारे आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या रहेगा, आपका जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम और आपका क्लोरीन। ये हमारे क्या होते हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और आपका नियोन। ठीक है, ये हमारे यहां पर क्या होते हैं, टोटल आपके 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और 9 यहां पर क्या होते हैं, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। टोटल आपके 17 यहां पर क्या है, आपके एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। और ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये आर्नन और स्टोट के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। बोला गया था कि इसके अंदर 3 थ्योरीज दी गई थी। पहली थ्योरी बोलते हैं कि इसके अंदर आपका कोई भी न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाती है तो उसकी कमी से कोई ना कोई डिजीज वहां पर आ जाएगा। दूसरा कि किसी भी न्यूट्रिएंट को दूसरे न्यूट्रिएंट से क्या नहीं किया जा सकता, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और तीसरा यहां पर क्या होगा, अगर वहां पर आपका एक न्यूट्रिएंट की भी कमी होती है तो प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर होता है। आपको भी पता है जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लेस देन 1 ppm अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, और आपका जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है वो आपका मोर देन 1 ppm जो है आपका अमाउंट के अंदर रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये हमारा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। होप सो गाइस यहां पर आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखो इसके रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग पार्ट के अंदर अलग हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर आपको यहां पर ये मिल जाएगा। चलिए तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 17 जो है हमारे यहां पर एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू केमिकल नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज। देखिए भाई आप इस बात को यहां पर समझिए कि सबसे पहले बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि आपका जो नाइट्रेट है वो वापस आपके केमिकल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये बोला जा रहा है कि आपका NO3 नेगेटिव जो है वो आपका N2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, डीनाइट्रिफिकेशन होती है। क्या प्रोसेस होती है आपकी, डीनाइट्रिफिकेशन, और ये आपकी एनारोबिक कंडीशन में होती है। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। और दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हम बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस आपका जो है स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से ये होती है।
और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्यूडोमोनास उनमें से एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल आपका बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है। और उसका उल्टा क्या होता है आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। क्या होता है आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका N2 होता है वो आपका सबसे पहले NO2 नेगेटिव और उसके बाद आपका NO3 नेगेटिव, यानी कि यहां पर नाइट्राइट और नाइट्रेट में क्या होता है आपका कन्वर्ट होता है। नाइट्राइट और नाइट्रेट में क्या होता है कन्वर्ट होता है, आपको पता होगा। या फिर आपका जो अमोनिया फॉर्म होता है NH3 है ना, तो वो भी आपका जो NH3 फॉर्म होता है वो आपका कन्वर्ट होता है इसके अंदर। वो हमारा प्रोसेस क्या है आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो इस नाइट्रिफिकेशन में आपके दो बैक्टीरिया वर्क करते हैं, एक नाइट्रोसोमोनाज और एक आपका नाइट्रोबैक्टर। एक आपका नाइट्रोसोमोनाज और एक आपका नाइट्रोबैक्टर। इस बात को ध्यान रखना कि यहां पर जो आपका नाइट्रेट और नाइट्राइट है, सॉरी एक नाइट्रेट है और आपका नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो नाइट्रेट फॉर्म होती है मोस्टली प्लांट के द्वारा ये जो है एब्जॉर्ब की जाती है। और आपका अमोनिया फॉर्म जो होती है वो भी आपके प्लांट के द्वारा क्या की जाती है एब्जॉर्ब की जाती है। अमोनिया फॉर्म जो होती है वो आपकी केटाइन फॉर्म होती है और जो आपकी यहां पर जो नाइट्रेट फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी एनाइन फॉर्म होती है। और आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी एनाइन और केटाइन फॉर्म दोनों यहां पर क्या की जाती है एब्जॉर्ब की जाती है, किसके द्वारा प्लांट के द्वारा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर इस चीज को पढ़ लेना। और फिर भी अगर कहीं किसी को डाउट लगे तो वो लोग आपसे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए इसका आंसर हमारा क्या चला गया डीनाइट्रिफिकेशन। चलिए अगला है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज, ठीक है। अब देखो भाई हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की बात ही कर रहे थे, वहां पर क्वेश्चन भी आ गया। देखो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है वो आपका एरोबिक कंडीशन में होता है। एरोबिक मतलब जहां पर आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ऑब्वियस सी बात है वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो ऑक्सीजन का क्या होगा एडिशन होगा, और ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो वो हमारी क्या प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। इस बात को बड़ा अच्छे से समझ लेना। तो यहां पर मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, आपको ऑलरेडी इसके बारे में समझा दिया, तो मैंने ये कहानी छोटे से एक पार्ट में इसको खत्म कर दिया। चलिए अगला अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोर रिस्पॉन्सिबल टू जिंक एप्लीकेशन। इनमें से कौन सी क्रॉप है जो कि आपकी जिंक के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्स करेगी। वीट है, रेपसीड है, आपका पैडी है, मूंग है, या नन ऑफ दीज। देखो भाई इसके अंदर याद रखना वीट भी देखो एक रिस्पॉन्स करती है कहीं ना कहीं जिंक के प्रति, और आपका पैडी भी करता है, लेकिन दोनों में से आंसर किसको करेंगे आपको ही पता होगा। पैडी जो है उसके अंदर नंबर ऑफ टिलर जो है वो ज्यादा ऑब्जर्व किए गए हैं कि अगर आपके जिंक की एप्लीकेशन करते हैं, उसकी स्प्रेइंग करते हैं 0.5% सॉल्यूशन की, किसके अंदर आपके फोलियर लीफ स्प्रे के ऊपर, या फिर बेसल एप्लीकेशन करते हैं 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। या फिर अगर आप करते हो यहां पर क्या 0.5% सॉल्यूशन से आप जब ट्रांसप्लांटिंग करते हो तो पैडी की जो रूट होती है उसको आप क्या करते हो डिप अगर करते हो तो उससे भी यहां पर क्या होगा आपका जो पैडी का प्रोडक्शन होगा, पैडी के अंदर जो टिल्डिंग जो होगा वो कंडीशन जो है आपको कहीं ना कहीं इंप्रूव करने का काम मिलेगा, तो जिससे क्या हो सकता है आपका यील्ड जो है वो आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स रहेगा वो किसका रहेगा आपका पैडी का रहेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियस सी बात है, वैसे भी आप जानते हैं इसको याद रखने के लिए खेरा डिजीज ऑफ राइस को याद कर लेना, ठीक है। तो इसकी कमी की वजह से क्या होता है खेरा डिजीज ऑफ राइस भी आपका हो सकता है। चलिए भाई अगला हमारा क्या है द यूज ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन। द यूज ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन इन क्रॉप इंप्रूवमेंट इज कॉल्ड। आपका इंड्यूस म्यूटेशन, म्यूटेशन को इंड्यूस करवाना, ऑब्वियस सी बात है म्यूटेशन की इंड्यूशन की बात हो रही है, तो यहां पर म्यूटेशन को करवाया जाएगा तो ब्रीडिंग भी कौन सा वर्क करेगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग ही वर्क करेगा। म्यूटेशन में होता क्या है, म्यूटेशन में ये होता है कि आपका जो जीन होता है आपका यहां पर म्यूटेशन ऑटोमेटिक, एक तो होता है आपका नेचुरल म्यूटेशन, एक होता है आपका यहां पर आर्टिफिशियल म्यूटेशन। तो आर्टिफिशियल म्यूटेशन जो है वो ओनली विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा ही करवाया जा सकता है। किसके द्वारा आपका म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। तो ये यहां पर पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग जो होते हैं वो आपके क्रोमोसोम को मल्टीप्लाई करना होता है। हेटेरोसिस ब्रीडिंग के अंदर आपका जो है आपका सुपीरियर जो ब्रीडिंग यानी सुपीरियर जो ब्रीड होती है उसके द्वारा क्रॉस करवा के आपका एक बेटर प्लांट जो है वो आपका प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के अंदर आपके मॉलिक्यूलर जो जीन होते हैं उनके अंदर इंटरचेंज किया जाता है, लेकिन यहां पर म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा ही क्या होता है, म्यूटेशन यानी कि आर्टिफिशियल जो म्यूटेशन किया जाता है वो आपका म्यूटेशनल ब्रीडिंग के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। तो इस चीज के अंदर तो आपका वर्ड नाम से ही पता चल रहा था, ज्यादा इसको डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इन चीजों के ऊपर अगर हम वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। चलिए
तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग। अगला समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है। तो भाई देखो, मेज जो होती है वो हमारी क्या होती है, खरीफ क्रॉप होती है। ग्राउंडनट जो होती है वो क्या होती है, खरीफ क्रॉप होती है। आपका जो पैडी होता है वो क्या होता है, खरीफ क्रॉप होता है। तो बचा क्या, लिनसीड। लिनसीड क्या होती है हमारी, आपकी रबी क्रॉप होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एग्जाम्पल किसका नहीं होगा, आपका खरीफ क्रॉप का नहीं होगा। अब देखो रबी और खरीफ क्रॉप के एग्जांपल आपको वैसे ही पता है, रबी के अंदर आपका वीट है, मस्टर्ड है, बार्ले है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, रबी में आते हैं, कूल सीजन क्रॉप होती हैं। और हमारी जो खरीफ क्रॉप होती है वो क्या होती है आपकी, जिनको हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्रॉप हमारी किस में जाएंगी, खरीफ क्रॉप में जाएंगी। ठीक है, तो इस बात को यहां पर याद रखना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हमारा यहां पर क्वेश्चन है, इन हाइब्रिड वेराइटी डेवलपमेंट द मेल स्टेराइल लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज, ए लाइन, बी लाइन, सी लाइन, आर लाइन, है ना। देखो भाई आपको पता होगा जब हाइब्रिड डेवलप किया जाता है तो वहां पर आपकी 3 प्रकार की ब्रीड रहती है। ठीक है, एक तो होती है ए लाइन, एक होती है बी लाइन, एक होती है आर लाइन। ठीक है, सी लाइन कोई लाइन नहीं होती। देखो ए लाइन जो होती है वो आपकी होती है मेल स्टेराइल लाइन। क्या होती है आपकी, मेल स्टेराइल लाइन। तो पहले आंसर तो आपका यही मिल गया कि मेल स्टेराइल लाइन कौन सी है। दूसरा बी लाइन जो होती है वो आपकी होती है मेंटेनर लाइन। क्या होती है आपकी, मेंटेनर लाइन, आपकी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और आर लाइन जो होती है वो हमारी क्या होती है, रीस्टोरर लाइन। ये क्या होती है आपकी, रीस्टोरर। जीन को रीस्टोर करने के लिए यहाँ पर रीस्टोरर लाइन को यहाँ पर यूज किया जाता है जब ब्रीडिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखना कि बी लाइन क्या होती है, मेंटेनर होती है, आर लाइन क्या होती है, होती है, और ए लाइन क्या होती है आपकी, मेल स्टेराइल लाइन होती है। इसके अंदर मेल क्या होता है आपका, स्टेराइल होता है, जो कि आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए आंसर हमारा क्या रहेगा, ए लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेराइटी ऑफ ग्लेडियोलस। देखो भाई ग्लेडियोलस की वेराइटी, यानी कि ग्लेडियोलस का एक फ्लावर है आपका, है ना, जो कि प्रोपेगेशन किया जाता है किसके द्वारा, आपके बल्ब्स के द्वारा, है ना। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ज्वाला, गजल, प्रियदर्शनी, ये सारी की सारी क्या है आपकी वेराइटीज हैं कहीं ना कहीं किसकी, ग्लेडियोलस की। ठीक है, तो याद रखना आपका ग्लेडियोलस एक इंपॉर्टेंट फ्लावरिंग क्रॉप है और उसकी वेराइटीज हैं ज्वाला, गजल, प्रियदर्शनी। उसी प्रकार से यहां पर आपको देखो वेराइटीज में अगर याद करना है तो वेराइटीज को भी याद यहां पर करना पड़ेगा। आईसीआर के द्वारा जो स्पेशल आपकी यहां पर वेराइटीज दी जाती हैं, किसके द्वारा, आपके आईसीआर के द्वारा यहां पर जो स्पेशल वेराइटीज दी जाती हैं, स्पेशल वेराइटीज जो प्रोड्यूस की जाती हैं, उन वेराइटीज को जरूर याद रखना क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन वेराइटीज को लॉन्च किया गया था। बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज क्या होती हैं, बायो फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या होता है, उसके अंदर आपका कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट एडिशन करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो बायो फोर्टिफाइड वेराइटी आपकी 17 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज है जिनको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो वीट के अंदर आपकी 5 वेराइटी है, राइस के अंदर आपकी 1 वेराइटी है ना। उसी प्रकार से आपके ग्राउंडनट के अंदर आपकी 2 वेराइटीज है ना। यैम के अंदर आपकी 2 वेराइटीज है ना। तो टोटल आपकी यहां पर क्या है, 17 वेराइटीज है। फिंगर मिलेट की है आपकी, यहां पर लिटिल मिलेट की है ना। जैसे ग्राउंडनट की बात करें तो गिरनार आपकी 4 और गिरनार आपकी 5, गिरनार 4 और गिरनार 5, ये हमारी क्या है, ग्राउंडनट की वेराइटीज हैं। तो इनको जरूर याद करना क्योंकि देखो भाई बायो फोर्टिफाइड वेराइटी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और बाकी आईसीआर जितनी भी इंपॉर्टेंट वेराइटीज देती हैं कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरी की पूरी लिस्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि आपके एग्जाम में जो आने वाले वेराइटीज हैं ताकि उनसे आप जो है फेमिलियर हो सकें, ताकि वहां से अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका क्वेश्चन कभी भी छूटे ना पाए। ठीक है, तो इस प्रकार के वेराइटीज के क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। चलिए गाइस अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसका तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ अब। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पियर शेप्ड वेराइटीज ऑफ। अब अगेन आपका वेराइटी से क्वेश्चन आ गया, तो यहां पर आपका क्या है, पंत बहार जो है वो आपका टोमेटो की आपकी पियर शेप वेराइटी है। पियर मतलब नाशपाती होता है, नाशपाती की शेप की जो वेराइटी है वो हमारी यहां पर क्या है, पंत बहार है। ठीक है, तो देखो भाई इन वेराइटीज के जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिन भी प्लांट के अंदर, है ना, जिन भी फ्रूट के अंदर, जिन भी वेजिटेबल के अंदर, तो उन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वेराइटीज को बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला है उपास 120 इज ए वेराइटी ऑफ। अगेन उपास 120 क्या है, एक अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है ना, जिसको अर्ली हार्वेस्ट कर लिया था। किसकी वेराइटी है, ये आपकी अरहर पिजन पी की वेराइटी है। तो अगेन मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि आपका अरहर की ये क्या है, एक आपकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है जो कि अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है। ठीक है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 120 डेज के अंदर इसका क्या कर लिया था, आपका हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि देखो मोस्टली वेराइटीज होती है अरहर की क्या होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज होती है, 5 से 6 महीने के अंदर उनका जो है प्रोडक्शन होता है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं क्या है, एक आपका अर्ली मैच्योरिंग। अर्ली मैच्योरिंग मतलब जो जल्दी मैच्योर हो जाती है, जल्दी उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारी क्या है, आपकी उपास 120 किसकी वेराइटी है, अरहर की वेराइटी है। चलिए
अगला क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो भाई, सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग को जानते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर आप केमिकल का यूज नहीं करते हो। किसका यूज नहीं करते हो? केमिकल या फिर जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं, कौन से? सिंथेटिक फर्टिलाइजर। कौन से? सिंथेटिक फर्टिलाइजर को आप यूज नहीं करते हो, उनको आप जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हो। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, बायो पेस्टिसाइड यूज कर सकते हो, फार्म यार्ड मैन्योर यूज कर सकते हो, आप ग्रीन मैन्योर यूज कर सकते हो। तो ये हमारे यहां पर यूज करके, तो ऐसे कंपोनेंट को हम यूज करके क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग को कर सकते हैं। तो देखो भाई, यहां पर क्या बोला जा रहा है? ऑर्गेनिक मैन्योर, दूसरा है बायो फर्टिलाइजर, तीसरा है बायो पेस्टिसाइड, चौथा है ऑल ऑफ। देखो भाई, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि ऑर्गेनिक मैन्योर को भी आप यूज कर रहे हो, बायो फर्टिलाइजर को भी यूज कर रहे हो, बायो पेस्टिसाइड, यानी कि ये सारे के सारे हमारे किसके कंपोनेंट है? आपके यहां पर आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के ही कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको यूज करके आप क्या करते हो? आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोडक्शन करने का काम करते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है आपको ही पता है कि केमिकल वगैरह को यूज नहीं किया जाता। इससे हमारी सॉइल की हेल्थ जो होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है, और आपकी सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए यहां पर आप क्या करते हो? ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल जो है इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। आपको परंपरागत कृषि विकास योजना, किसको? परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर मेनली प्रमोट किया जा रहा है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग को और आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को। ठीक है, अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का आपका सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग भी इसका नाम कर दिया गया है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का। ठीक है, और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में सुभाष पालेकर जी बोलते हैं कि इसके अंदर हमें जीरो बजट को यूज करना होता है। किसको यूज करना होता है? जीरो बजट को। ठीक है, बिना पैसा लगाए हमारे जो फील्ड के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्स है, उन्हीं अवेलेबल रिसोर्स को यूज करते हुए हमें क्या करना है? उसका प्रोडक्शन करने का काम करना है। ठीक है, तो आपका जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना मतलब जो हमारी परंपरा थी, जो हम परंपरा के अंदर क्या करते थे? अगर आप जाओगे 1966 यानी कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उससे पहले की अगर बात करोगे, उस समय आप केमिकल और फर्टिलाइजर को यूज नहीं करते थे। विदाउट केमिकल और विदाउट फर्टिलाइजर यहां पर क्या होता था? आपका प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पर आपका सिंथेटिक फर्टिलाइजर को आपको बाय बाय कहना है और आपकी सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करना है। उसी प्रकार से आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाएगा और उसी को प्रमोट करने के लिए आपका परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो चलाई गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परंपरागत कृषि विकास योजना किससे रिलेटेड है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से ये आपकी रिलेटेड है। चलिए गाइस, तो ये हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द रोटेशन ऑफ मेज, पोटैटो, व्हीट, मूंग इज एन एग्जांपल ऑफ। आपका जो व्हीट, पोटैटो है ना, ये आपका मूंग है ना, इनको आपका एग्जांपल है किसका? रोटेशन का। चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है किसके रिलेटेड? आपकी मेज। मेज के बाद क्या लगाया गया? पोटैटो लगाया गया। फिर उसके बाद क्या लगाया गया? व्हीट लगाया गया। फिर उसके बाद क्या लगाया गया? मूंग लगाया गया। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं तो आपको दिख पा रहा होगा मेज के अंदर आपका पोटैटो, पोटैटो के अंदर आपका व्हीट, व्हीट के अंदर आप क्या लगा रहे हो? मूंग लगा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि देखो यहां पर जब हम बात करते हैं तो आपका मेज, मेज के अंदर क्या लगाया गया? पोटैटो। जब मेज को हार्वेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद पोटैटो में क्या लगा दिया गया? व्हीट लगा दिया गया। और व्हीट को हार्वेस्ट किया तो उस समय यहां पर क्या लगा दिया? आपका मूंग। इस प्रकार से रोटेशन करवाया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर, क्योंकि देखो व्हीट के बाद, पोटैटो के बाद कभी व्हीट को आप रोटेशन नहीं करवा सकते, फिर आपको एक सीजन का वेट करना पड़ेगा या तो। लेकिन आप उसी सीजन में ग्रो करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर उसी फील्ड के अंदर आपको ग्रो करवाना पड़ेगा। और आपको ही पता है जब कोई फील्ड में कोई क्रॉप प्रेजेंट होती है और उस समय किसी दूसरी क्रॉप को लगा दिया जाता है, उसके साथ में अगर कोई ग्रो करवाई जा रही है तो उस क्रॉपिंग सिस्टम को हम नाम देते हैं रिले क्रॉपिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं हम उसको? रिले क्रॉपिंग सिस्टम, है ना। तो क्योंकि इंटर क्रॉपिंग की अगर हम बात करेंगे तो इंटर क्रॉपिंग का ही पार्ट होता है आपका रिले क्रॉपिंग। क्योंकि देखो इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि आपके सेम फील्ड में दूसरी क्रॉप को लगाया जा रहा है, लेकिन ये तो आपकी ऐसी क्रॉप है जो आपकी आने वाले टाइम की क्रॉप थी, है ना। तो उस समय वहां पर आपका इंटर क्रॉपिंग का ही पार्ट है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये क्या होता है? आपका रिले क्रॉपिंग, इसको नाम हमें देते हैं। तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा? रिले क्रॉपिंग। क्योंकि पैरेलल क्रॉपिंग वो होती है जो आपकी एक फील्ड के अंदर दो क्रॉप लगाई जा रही है जिनके बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं होता। लेकिन ये तो आपका टर्मिनोलॉजी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? आपका रिले क्रॉपिंग को डिनोट कर रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर ऐसे क्वेश्चन बड़े आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलिए भाई,
नेक्स्ट आपका क्या है, द टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ मेन क्रॉप ऑफ पोटैटो इन नॉर्दर्न प्लेन। आपका जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां पर आपका पोटैटो का ग्रोइंग का टाइम क्या होता है। देखो पोटैटो जो मोस्टली होता है वो आपका कब लगाया जाता है, अभी, है ना, अभी पीछे जो है आपका अगर हम बात करें तो ये अक्टूबर या फिर सितंबर के अंदर, सितंबर तो नहीं बोलूंगा लेकिन अक्टूबर के अंदर आपका लगाया गया था, है ना। अक्टूबर स्टार्टिंग में लोगों ने इसको क्या कर दिया था, आपका लगाना स्टार्ट कर दिया था। किस एरिया में, आपके नॉर्दर्न एरिया में, पंजाब हरियाणा, है ना, ये हमारा क्या है, नॉर्दर्न एरिया तो है। इसके अंदर आपका जो टाइम होता है वो क्या होता है, अक्टूबर के टाइम पर होता है। देखो अक्टूबर में देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा गया, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, सेकंड फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। तो देखो भाई नवंबर वाला तो हम पहले ही काट देते हैं, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन हम अगर बात करें तो फर्स्ट फोर्टनाइट और सेकंड फोर्टनाइट, फर्स्ट फोर्टनाइट का मतलब होता है पहले 15 दिन और आपका सेकंड फोर्टनाइट का मतलब होता है कि अगले 15 दिन। तो 1 से 15 तारीख तक और आपका 16 से आपका 30 या 31 तारीख तक, है ना, ये होता है सेकंड फोर्टनाइट और ये होगा आपका फर्स्ट फोर्टनाइट। देखो भाई फर्स्ट फोर्टनाइट के जो टाइम होता है वही उसी समय आपका क्या करते हैं, हमें पोटैटो की क्रॉप की आपकी सोइंग की जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। होप सो गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट है सुगंधा 5 इज द वेराइटी ऑफ, अगेन आपका वेराइटी से क्वेश्चन आ गया और सुगंधा 5 जो है वो आपका राइस का वेराइटी है जिसके अंदर आपका एक प्रकार से बासमती जो आपका वेराइटी है उसका जो है ये आपका कहीं ना कहीं, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता होगा बासमती जितनी भी आपकी वेराइटीज होती है उनके अंदर क्या होता है, जो खुशबू होती है वो बड़ी अच्छी आती है ना। तो ये सुगंधा से यहाँ पर याद कर सकते हो आप, है ना, जिसके अंदर आपका किसके अंदर होता है, मेज आपका राइस के अंदर, है ना। तो बासमती राइस की जो वैरायटी है वो क्या है आपकी यहां पर है सुगंधा 5, ठीक है। तो वेराइटीज के क्वेश्चन जो भी हैं उनके जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको वहां पर क्वेश्चन आपको आंसर करने ही पड़ेंगे, आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फेलरिस माइनर वीड इज एसोसिएटेड वीड ऑफ विच क्रॉप, यानी कि फेलरिस माइनर जो है वो किस क्रॉप से एसोसिएटेड है, वीट से, मेज से, राइस से, चिकपी से, नन ऑफ दी से। फेलरिस माइनर क्या होता है आपका, गेहूं का मामा। फेलिस माइनर क्या होता है आपका, गेहूं का मामा, जिसे आप गुल्ली डंडा भी बोलते हो। क्या बोलते हो, हिंदी के अंदर उसे गुल्ली डंडा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये गेहूं का मामा होता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने नाम ही बोल दिया तो ये हमारा किससे रिलेटेड होगा, आपका वीट से रिलेटेड होगा। और ये आपका जो फेलरिस माइनर होता है ये क्या होता है, एक आपका मिमिक्री वीड होता है। मिमिक्री वीड मतलब जो उसके बिल्कुल जैसा ही दिखता है, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्शनल वीड। ऑब्जेक्शनल वीड जो होता है उसका सीड अगर मिक्स हो जाए आपकी क्रॉप के साथ तो उसको सेपरेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आपका वीट जो है उसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्शनल वीट होगा उसका आंसर यहां पर क्या होने वाला है, उसका आंसर यहां पर आपका होने वाला है वीट के अंदर, याद रखना इसका आंसर होगा आपका यहां पर कॉन्वोवुलस आर्वेंसिस। क्या होता है, कॉन्वोवुलस आर्वेंसिस। इसका मतलब होता है हिरणखुरी। क्या होता है इसका मतलब आपका, हिरणखुरी। हिरणखुरी आपकी एक बेल टाइप आपका प्लांट होता है, वीड प्लांट होता है, जो कि यहां पर उसका सीड जो होता है अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है किसके, वीट के जैसा। और उसका अगर मिक्स हो जाए आपकी वीट के साथ तो उसको सेपरेट करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। और वो आपका यहां पर ऑब्जेक्शनेबल वीड होता है किसके लिए, वीट के लिए, ठीक है। और आपका वीट के लिए जो आपका यहां पर मिमिक्री वीड, मिमिक्री मतलब जो उसके बिल्कुल जैसा दिखता है, सिमिलर दिखता है, वो आपका यहां पर क्या होता है, फेलरिस माइनर, जिसे आप गेहूं का मामा भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेज, राइस और चिकपी, तो इनका तो आंसर ही नहीं होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर किसका होगा, वीट का होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, वीट, कि आपका किससे रिलेटेड है फेलिस माइनर, तो वीट से, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्योर इज कंसीडर्ड एज बायो फर्टिलाइजर। कौन सी जो है वो एज ए बायो फर्टिलाइजर कंसीडर किया जाता है, फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर आपका नन ऑफ दीज। देखो भाई यहाँ पर फार्मयार्ड मैन्योर ये तो बायो फर्टिलाइजर नहीं है। बायो फर्टिलाइजर मतलब जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो ना तो फार्मयार्ड मैन्योर है क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को थोड़ा यूज करते हो आप, जो है फार्म जो वेस्ट होता है उसे आप यूज करके आप मैन्योर तैयार करते हो। दूसरा कंपोस्टिंग के अंदर भी क्या होता है, कंपोस्ट तैयार किया जाता है, या तो वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा, कोई और हो जाएगा, है ना। तो वो आपका कंपोस्टिंग अलग चला जाएगा। ग्रीन मैन्योर के अंदर ग्रीन प्लांट को ग्रो करते हो। ब्लू ग्रीन एल्गी को आप एज ए यूज कर सकते हो क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इसको यूज करके जो आपका खाद बनाई जाती है उसे आप क्या बोलते हो, बायो फर्टिलाइजर बोल सकते हो। तो यहां पर आंसर हमारा क्या चला जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। चलिए
तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ब्ली ग्रीन एल्गी। सो गाइस ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होप सो गाइस ये सेशन आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा, इसके अंदर आपके क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट का डाउट है तो आप लोग गाइस फ्री हैं हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, ठीक है। और आपका कहीं ना कहीं भविष्य सुरक्षित रहे, आप लोग जो है हंसते खेलते रहें और अपना एग्जाम जो है वो क्लियर करें। और फिर भी अगर हमारी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो गाइज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।